वेलकम टू माई SK पॉडकास्ट FM चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चैप्टर 1 प्रोलॉग। जेड सिटी के एक ठंडे सुनसान अंडरग्राउंड लैब में एक लड़की बिल्कुल नंगी एक बिस्तर पर पड़ी थी। उसके सिर के सारे बाल मुंडे हुए थे। उसके पूरे शरीर में सिरिंज और टेस्ट ट्यूब लगे हुए थे, यहाँ तक कि 2 मोटी नलियां जितनी मोटी किसी इंसान की बाह होती है उसके सिर में घुसी हुई थी। उसका शरीर नीले नीले जख्मों और चोटों से भरा था। केन्वी के लिए वो सफेद रंग की लैब दुनिया की सबसे गंदी और जहन्नुम जैसी जगह थी। वो सच में मर जाना चाहती थी। बीप, दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई, सफेद कोट पहने, बहुत इत्मीनान से चलती हुई। उसके पीछे एक आदमी था जो सफेद ओरिएंटल गाउन में था। दीदी, मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर लाई हूँ, किन जियाओ जियाओ ने कहा, केन्वी के बेजान चेहरे की तरफ देखते हुए। फिर उसने अपने बालों को इठलाते हुए कहा, पापा आप जेड सिटी के रेस्क्यू जोन के मुखिया बनने वाले हैं। और ये सब सिर्फ दीदी की बिना किसी स्वार्थ वाली मदद की वजह से मुमकिन हुआ है। केन्वी का चेहरा फिर भी बिल्कुल बेअसर रहा। किन जियाओ जियाओ ने मुस्कुराकर कहा, ओह हाँ दीदी, झेंग झोंग और मैं शादी करने वाले हैं। अफसोस है मैं तुम्हें न्योता नहीं भेज सकती। आखिर तुम जानती हो ना, पापा और झेंग झोंग तुमसे कितनी नफरत करते हैं। केन्वी की आंखों में नफरत भर गई। वो तड़पने लगी, चीखने लगी। किन जियाओ जियाओ ने बड़े प्यार से कहा, अरे दीदी, तुम क्या कहना चाहती हो? ओह, मैं भूल गई, तुम तो बोल ही नहीं सकती। केन्वी की आंखें लाल हो गई नफरत से और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे तड़पते देख किन जियाओ जियाओ जोर से हंसने लगी। तो क्या हुआ अगर तुम एक आइस लाइटनिंग डुअल एबिलिटी यूजर हो? आखिरकार पापा ने तुम्हें छोड़ दिया और झेंग झोंग तुम्हें घास भी नहीं डालता। असली यंग मिस तो मैं हूँ और तुम तो बस एक बोझ हो। उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगा। उसका खूबसूरत चेहरा भी अब बदसूरत लगने लगा। आज मैं तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी शक्तियाँ निकाल लूंगी, लेकिन घबराओ मत, ये ताकतें जल्दी ही मेरी होंगी। इतना कहकर किन जियाओ जियाओ ने डॉक्टर लिन को इशारा किया। वो धीरे धीरे केन्वी के पास आया। चेहरे पर अजीब सी दीवानगी थी। उसने सर्जिकल चाकू उठाया और धीरे धीरे उसकी चमड़ी पर चीरे लगाने लगा, जैसे वो कोई कलाकृति तराश रहा हो। दर्द में तड़पती हुई केन्वी के अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, नफरत। उसे नफरत थी किन जियाओ जियाओ से, झेंग झोंग से, डॉक्टर लिन से और सबसे ज्यादा अपने आप से। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। पागलों जैसी हंसी की आवाज के बीच उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक पल में सब खत्म। उसे मुक्ति मिल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किसने कहा तुम्हें यहाँ आने को? भाग जा यहाँ से, हमारा किन परिवार तुझे नहीं चाहता। जा, तू एक बेकार लड़की है। लड़का क्यों नहीं हुई तू? तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आई मुझे रोकने की? हम तुझसे नहीं खेलेंगे अब। हरामी औलाद, तेरी माँ भी औरतों को बहकाने वाली थी, तू भी वैसी ही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। केन्वी पसीने से तरबतर थी। नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं चाहता? वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। सांसें तेज चल रही थी। चारों तरफ देखा तो जाना पहचाना कमरा था। उसने सिर घुमाकर कैलेंडर देखा, 1 जुलाई 2012। वो सच में पुनर्जन्म ले चुकी थी। महामारी के शुरू होने से ठीक आधा महीना पहले। केन्वी पागलों की तरह हंसने लगी, फिर एकदम से रोने लगी। उसकी आंखों से इतने आंसू निकले जैसे पूरे जीवन का दुख निकाल रही हो। काफी देर रोने के बाद वो शांत हुई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसके चेहरे से एक खौफनाक, ठंडी और नफरत से भरी ऊर्जा निकल रही थी, जैसे नर्क से कोई शैतान लौट आया हो। किन परिवार, झेंग परिवार, डॉक्टर लिन, सब तैयार हो जाओ। केन्वी लौट आए हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। केन्वी उठी, नहाए और फिर आईने में खुद को देखा। एक कमजोर, दुबली पतली लड़की जिसके चेहरे पर लंबे बाल आधा चेहरा ढक रहे थे। उसने अपना फ्रेंच हटाया और सामने एक खूबसूरत, हल्की सी सांवली लेकिन नाजुक शक्ल नजर आई। किन जियाओ जियाओ को सबसे ज्यादा इसी बात से नफरत थी कि केन्वी उससे ज्यादा खूबसूरत थी। केन्वी को अच्छे से याद था, जब वो सिर्फ 10 साल की थी, किन जियाओ जियाओ ने झूठी मासूमियत से कहा था, दीदी, सब कहते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, मुझे बुरा लगता है। उसी वक्त केन्वी ने तय किया था कि अपनी बहन की खुशी के लिए वो खुद को छुपा लेगी। बालों से चेहरा छिपाए रखा पूरे 6 साल तक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बचपन में उसके पास कोई पापा नहीं था, माँ और नानी के साथ रहती थी।
माँ उसे मारती डांटती थी। नानी ही उसका एकमात्र सहारा थी। 5 साल की उम्र में माँ उसे एक आलीशान घर ले गई जहाँ उसका पापा था, लेकिन वहाँ तो सब अनजान और बेरुखी लोग थे। कभी प्यार नहीं मिला। माँ और नानी की मौत के बाद पापा उसे मजबूरी में घर लाए, लेकिन वहाँ भी वो सिर्फ अजनबी बनकर रही। सिर्फ किन जियाओ जियाओ ही उससे थोड़ा प्यार दिखाती थी और उसी में किन्ही ने अपना सब कुछ लगा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महामारी के वक्त उसका पानी का पावर जागा। उसने जान लगाकर किन परिवार की रक्षा की। वो समझती रही कि शायद अब उसे स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही सबके पावर जागे सब बदल गए। फिर उसने और मेहनत की। आइस का पावर जागा, फिर लाइटनिंग। परिवार के लिए हर मिशन लिया, जान दांव पर लगाई, लेकिन अंत में धोखा, सिर्फ धोखा। डॉक्टर लिन के हाथों खुद को सौंप दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि छोटी बहन ने भरोसा दिलाया था। और फिर रोज वही सजा, वही चीरे, वही दर्द। हर दिन वो अच्छी बहन आती और कहती, ग्रेटर देन तू सोचती थी कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तो बस खेल रही थी। ग्रेटर देन पापा ने तुझे बस इसलिए रखा क्योंकि तू काम आ रही थी। तुझे डॉक्टर लिन को देने का आइडिया भी पापा का था। ग्रेटर देन तेरा नाम, तेरी इज्जत सब मैंने बर्बाद किया। स्कूल में, घर में, हर जगह। ग्रेटर देन तू एक बोझ है, बदनसीब। सब कुछ जो तुझे मिला वो तो बस मेरी रहमदिली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अतीत को याद करके किन्ही की आंखों में नफरत और गहरी हो गई। अब देखना असली बेचारी कौन है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाल सुखाते हुए उसकी नजर एक काले फूल पर पड़ी, ब्लैक जिम्सन वीड, जो नवजात बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था। ये फूल मेरी पिछली जिंदगी में तो कभी नहीं था, ये कहाँ से आया? चैप्टर 2, अंतरिक्ष का रहस्य। जब किन्ही ने उस अजीब फूल को छुआ तो वो अचानक गायब हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक सुनसान और खाली सी जगह में पाया। अचानक उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी भरती चली गई। सब कुछ समझने के बाद उसे पता चला कि वह कहाँ है। ये जगह उद्गम अंतरिक्ष कहलाती थी, जिसे डोयन एपोक हेवन ने बनाया था। गलती से ये धरती पर आ गया था और अनजाने में इसका एक आत्मिक अनुबंध किन्ही से बन गया। ये जगह आत्मा ऊर्जा से भरपूर थी। चारों तरफ उपजाऊ जमीन थी जहां आसानी से पौधे उग सकते थे। एक खूबसूरत बांस का घर भी था जिसके पीछे खाली जमीन थी और इधर उधर कुछ फलदार पेड़ लगे हुए थे। घर के सामने एक छोटी सी नदी बहती थी और बाईं तरफ एक तालाब था। तालाब के दाईं ओर एक आध्यात्मिक झरना था जिसका पानी शरीर के अंदर तक असर करता था, हड्डियों को मजबूत बनाता और जख्मों को ठीक करता। इस स्पेस में वक्त की रफ्तार बाहर की दुनिया से अलग थी। यहाँ 1 घंटे में बाहर 10 घंटे बीत जाते। आत्मा ऊर्जा भरपूर होने की वजह से यहाँ पेड़ पौधे बहुत जल्दी बढ़ते और फलते फूलते थे। सब कुछ समझने के बाद किन्ही की ठंडी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। ये जगह तबाही के दौर में एक वरदान जैसी थी। तबाही के वक्त सबसे जरूरी चीज होती है सप्लाईज। किन्ही ने पिछले जीवन में 10 साल तक अपोकेलिप्स झेला था और उसे सप्लाई की अहमियत अच्छे से पता थी। शुरू के 5 साल तक लोग पुराने स्टॉक पर जिंदा रहे, लेकिन जैसे जैसे खाना खत्म होता गया लोगों को खुद अनाज उगाना पड़ा। वुड एबिलिटी यूजर्स को बुलाया गया, लेकिन जल्द ही जमीन जहरीली हो गई और खेती नामुमकिन हो गई। फिर लोग म्यूटेटेड जानवर और पौधे खाने लगे, जिससे बहुत से लोग ज़ॉम्बी बनते चले गए। भूख से मरते लोगों की तादाद बढ़ती गई और इंसानों ने इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया। जब किन्ही को बंदी बनाया गया था तब भी खाने की कमी सबसे बड़ा मसला था। अब उसके पास ओरिजिन स्पेस था। वो खुद पर निर्भर रह सकती थी, ना किसी से मांगने की जरूरत, ना किसी से छुपाने की। लेकिन उसे पता था कि अगर किसी को ये जगह मिल गई तो वो उसे छीन लेंगे। इसलिए उसे ये राज किसी भी कीमत पर छुपा कर रखना था। इस बार वो किसी पर यकीन नहीं करेगी। अब वो पहले वाली मासूम किन्ही नहीं रही। इतना सोचकर किन्ही ने अपने कपड़े उतारे और स्पिरिचुअल स्प्रिंग की तरफ बढ़ी। उसे हड्डियों की शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरना था। ताकतवर बनने के लिए शरीर का मजबूत होना बहुत जरूरी था। एबिलिटी तो पहले भी थी उसके पास, लेकिन पहले वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं थी। एक बार जब एबिलिटी खत्म हो जाए तो मौत पक्की समझो। पिछली जिंदगी में यही हुआ था। अगर आखिरी वक्त पर उसकी बिजली वाली एबिलिटी न जागती तो वो भी ज़ॉम्बी का खाना बन जाती। उस हादसे के बाद उसने अपने शरीर को खूब ट्रेन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो एक नया शरीर चाहती थी, मजबूत और ऐसा कि उसके अंदर की ताकत कोई न पहचान सके।
पिछली बार जैसे ही उसने अपनी ताकत का पता घर वालों को बताया था, उन्होंने उसे एक्सपेरिमेंट के लिए सौंप दिया। उसने खुद को अपनी छोटी बहन के लिए कुर्बान कर दिया था। वो अब भी उस पल को याद कर रही थी, कितनी बेवकूफी थी वो। उसने गहरी सांस ली। अब वो अपना हर एक पल सोच समझ कर जिएगी। इस बार उसे अपना सब कुछ वापस लेना है, जो भी उससे छीना गया था। जैसे ही वो झरने के अंदर गई, एक गर्म और सुकून देने वाली ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि एक तेज, असहनीय दर्द उसकी नस नस में फैल गया। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां टूट रही थी, फिर से बन रही थी। वो अपने होंठ काटकर दर्द सह रही थी, क्योंकि अगर इस प्रक्रिया के दौरान होश खो जाए तो उसका असर अधूरा रह जाता है। टूटना, बनना, फिर से टूटना, फिर बनना। वो ये चक्र बार बार झेलती रही, लेकिन एक भी चीख नहीं निकाली। उसका संकल्प, उसका दर्द और उसका बदला उसे ताकत दे रहा था। जब आखिरकार प्रक्रिया पूरी हुई, तो वो सब कुछ महसूस कर पा रही थी। उसकी 5 इंद्रियां तेज हो गई थी। उसकी त्वचा जो पहले सांवली थी, अब दूध जैसी गोरी हो चुकी थी। सूखे बाल अब काले और मुलायम हो गए थे। तभी उसे अपने पेट के नीचे हल्की गर्मी महसूस हुई। नीचे देखने पर उसने देखा, वहां 2 छोटे नाखून जितने गोल निशान बने थे, एक नीला और एक स्लेटी। ये क्या था? चैप्टर 3 शॉपिंग 1। किन्ही चौंक गई। ये तो एबिलिटी कोर था, लेकिन एबिलिटी यूजर का कोर तो दिमाग में होता है, फिर ये उसके पेट में कैसे था? उसने ध्यान केंद्रित किया, अपनी वाटर एबिलिटी इकट्ठी की और दूर की तरफ पानी का एक तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य से बर्फ का तीर निकल गया। वो हमेशा शांत रहती थी, मगर इस बार वो भी चौंक गई। उसे आइस एबिलिटी तो म्यूटेशन के बाद मिली थी, फिर ये यहाँ पहले से कैसे है? उसे तो अपनी एबिलिटी एपोकैलिप्स के बाद मिली थी, और अब ये पहले से ही उसके पास है। और वो ग्रे बॉल भी लाइटनिंग टाइप नहीं लग रही थी। आखिर ये सब क्या चल रहा है? किन्ही ने थोड़ा सोचकर अंदाजा लगाया कि शायद स्पिरिट स्प्रिंग की वजह से उसकी एबिलिटी जल्दी डेवलप हो गई। और ये अच्छी बात थी, क्योंकि आइस एबिलिटी वाटर से ज्यादा ताकतवर थी, और एक एबिलिटी ज्यादा मतलब एक सुरक्षा ज्यादा। उसने अपनी तरफ देखा, उसकी जो नाइट गाउन पहले घुटनों तक थी, अब छोटी हो गई थी। शायद मिरर वॉशिंग की वजह से उसका कद बढ़ गया था। एक झटके में उसने अपने कपड़े बदले, अब वो ब्लैक टी शर्ट और लॉन्ग पैंट्स में थी। लेकिन पैंट्स भी छोटी लग रही थी। शायद वो कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबी हो गई थी। पिछली जिंदगी में किन्ही को एनोरेक्सिया था। वह हमेशा कुपोषित लगती थी। एपोकैलिप्स के बाद उसका एनोरेक्सिया तो ठीक हो गया था, लेकिन तब भी वो अपनी सारी अच्छी चीजें किन फैमिली को दे देती थी। वो खुद सिर्फ बिस्कुट और इंस्टेंट नूडल्स खाती थी, और चावल, सब्जियां, मीट सब उन्हें दे देती थी। जब उसकी मौत हुई, तब भी उसकी हाइट 1.6 मीटर से कम थी। उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे कोई छोटी बच्ची हो जो कभी बड़ी ही नहीं हुई। अब उसने अपने बाल बांधे, एक कैप और मास्क पहना, और साथ में वो कार लिया जो उसके पिता किन म्यान ने उसे दिया था। एपोकैलिप्स अब ज्यादा दूर नहीं था, और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे जल्दी से जरूरी सामान खरीदना था। हालांकि किन म्यान उससे नफरत करता था, लेकिन हर महीने उसे एक बड़ा अलाउंस देता था। किन्ही जानती थी कि ये सब सिर्फ उसे दूर रखने के लिए है, ताकि वो कभी किन फैमिली के पास न लौटे। ग्रेटर देन इस कार्ड में लगभग $5 लाख हैं, लेकिन ये काफी नहीं होंगे, किन्ही ने सोचा। उसने अपने आसपास देखा, एक अपार्टमेंट और सबर्ब्स, और एक विला जो उसके नाम पर था। वो एक एजेंसी गई और विला को $10 मिलियन और अपार्टमेंट को $5 मिलियन में बेच दिया। उसने प्लान किया कि अगस्त में वो शिफ्ट कर जाएगी। अब जब उसके पास ढेर सारा कैश था, तो किन्ही ने बस शुरू कर दिया खरीदना, खरीदना और सिर्फ खरीदना। सबसे पहले उसने 100 किलो चावल और बाजरा और 50 किलो सब्जियां खरीदी। फिर उसने हर तरह के फलों के पेड़ों के 10-10 बीज लिए और सुपरमार्केट पहुंची। वहां से उसने कढ़ाई, बेलचा, तेल वगैरह खरीदे, क्योंकि एपोकैलिप्स में गर्म खाना मिलना बहुत मुश्किल था। अब जब उसके पास मौका था, तो वो अपने साथ कोई समझौता नहीं करेगी। टॉयलेट पेपर चेक मार्क। एपोकैलिप्स में लोग पत्तों से साफ करते थे, ये तो लेना ही है। शैम्पू चेक मार्क। हर तरह के कपड़े चेक मार्क। पानी सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि तब अधिकतर पानी जहरीला हो जाएगा। तब लोग सिर्फ वाटर एबिलिटी यूजर्स पर निर्भर रहेंगे। किन्ही ने बिना सोचे समझे सारी पानी की बोतलें खाली कर दी। जो किन्ही को शॉपिंग करना पसंद नहीं था, आज वही इसके मजे ले रही थी। दुकान के कर्मचारी उसे हैरानी से देख रहे थे, और वो हल्की सी मुस्कान लिए सामान सीधा अपने अपार्टमेंट भिजवाने को कह रही थी। उसने सिर्फ इस एक बार की शॉपिंग में आधा पैसा उड़ा दिया था।
भूख लग रही थी और अब उसने ठान लिया खुद के साथ अब और ज्यादती नहीं करेगी। वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गई और जब उसके सामने बॉइल्ड फिश विद पिकल्ड कैबेज एंड चिली आया तो उसका दिल भर आया। ग्रेटर देन एपोकैलिप्स में ये डिश तो सपना ही थी। उसने खाना साफ किया, एक कल भी नहीं छोड़ा और साथ ही अपनी दोपहर की प्लानिंग भी सोचने लगी। चावल और सब्जियां उसके पास काफी थी। उसके पास अब स्पेस भी था जो बीज उगाने में मदद करेगा, तो वो चिंतित नहीं थी। दैनिक जरूरत की हर चीज भी थी और अगर कुछ छूट गया हो तो वो बाद में भी खरीद सकती थी, एपोकैलिप्स के बीच में भी। चैप्टर 4 खरीदारी। तो किनली को कुछ जानवर और औषधीय जड़ी बूटियां खरीदनी थी। सर्वनाश के समय में ये चीजें भी खाने जितनी ही कीमती होती हैं। उसे एक गाड़ी भी चाहिए थी क्योंकि बेस तक पैदल जाना आसान नहीं था और हथियार भी जरूरी थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने रात के खाने के लिए एक मछली का टुकड़ा पैक किया और जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसे अपने स्पेस में रख लिया। उस स्पेस में चीजें खराब नहीं होती तो खाने को लेकर उसे कोई चिंता नहीं थी। रेस्तरां से निकलकर किनली सीधे औषधालय पहुंची। वहां से उसने कई जड़ी बूटियों के बीज खरीदे और फिर सोचा कि पहले अपार्टमेंट जाकर बाकी की योजना बनानी चाहिए। गांव में जानवरों की वैरायटी ज्यादा थी तो उसने सोचा पहले आज का सामान सहेज लेती हूँ, फिर कल दोबारा देखूंगी। जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंचे तो देखा कि उसने जो कुछ भी मंगवाया था वो सब आ चुका है और कमरा पूरा भर गया है। सारा सामान बहुत भारी भरकम था, लेकिन किन्ही बहुत धैर्य वाली थी। उसे पता था कि यही चीजें भविष्य में उसकी जान बचा सकती हैं। वो सारा सामान अलग अलग करने लगी, बीजों को एक तरफ, बर्तन पतीलों को दूसरी तरफ। फिर सबको ओरिजिन स्पेस के वेयरहाउस में रखने लगी। वहाँ एक खास तरह की क्षमता थी जिससे सामान अपने आप छोटा हो जाता था और बाहर निकालने पर दोबारा बढ़ा। जब सब कुछ सहेज चुकी तो रात के 8 बज चुके थे। जल्दी से उसने अपना डिनर किया और बीज लगाने के लिए ओरिजिन स्पेस में चली गई। जब उसने जमीन का वो बड़ा सा टुकड़ा देखा तो उसके आमतौर पर शांत चेहरे पर भी हल्की सी झुंझलाहट दिखी। इतनी बड़ी जमीन में सब कुछ बो दूंगी तो कब खत्म होगा। उसके अंदर एक अजीब सी थकावट सी आ गई। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपने मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करे। उसने वैसे ही किया और जैसे ही बीज जमीन में समा गए उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन आंखों में चमक थी, काम हो गया था। थोड़ी देर आराम करके उसने फलदार पेड़ों के बीज भी इसी तरीके से बो दिए। फिर एक और जमीन के हिस्से पर बाड़ा बनाया, लकड़ी की फेंस लगाकर, ताकि जब जानवर लाए जाएं तो भाग न जाएं। अगली सुबह नाश्ता करके किन्ही कूलब्रीज टाउनशिप गई जो इस सिटी के पास था। वहां से उसने जोड़े में जानवर खरीदे, सुअर, बकरी, गाय, मुर्गी, बतख और हंस। साथ ही उसने बहुत सारी मछलियां, झींगे और समुद्री जीवों के अंडे भी खरीदे। क्योंकि अभी उसकी चावल की फसल नहीं पकी थी, उसने कुछ 100 किलो चावल भी ले लिए। कूलब्रीज टाउनशिप से थोड़ा दूर जाकर उसने ये सब ओरिजिन स्पेस में रख दिया। अब उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए बचे थे। उसे पता था कि ये काफी नहीं है। उसने गाड़ी खरीदने का इरादा छोड़ दिया। अब उसने तय किया कि सर्वनाश के बाद कोई गाड़ी खोज लेगी। वापस इस सिटी लौटकर उसने कुछ चाकू और हथियार खरीदे और फिर अपार्टमेंट लौटकर फिर से सब कुछ सहेजने लगी। उसने सारे जानवर ओरिजिन स्पेस में रख दिए और वहाँ पहले से मौजूद एक खास जड़ी बूटी थी जिसे जानवर खा सकते थे, तो खाने की भी चिंता नहीं थी। मछलियाँ उसने तालाब में छोड़ी, झींगे और केकड़े छोटी नहर में डाल दिए और चावल वेयरहाउस में रखा। फिर उसने कल बोई गई फसलों को चेक किया। सारे बीज अंकुरित हो चुके थे और लग रहा था कि जल्दी ही फसल तैयार हो जाएगी। फलों के पेड़ों में फूल भी आ चुके थे, यानी फल भी जल्दी लगने वाले थे। जब किन्ही ने ओरिजिन स्पेस को इतना हरा भरा देखा तो उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई, पुनर्जन्म के बाद पहली सच्ची मुस्कान। अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। उसने सोचा कि जो बचे हैं उनसे कुछ स्नैक्स और पसंदीदा रेस्टोरेंट से कुछ टेस्टी खाने खरीद ले। ये वो चीजें थी जिनका स्वाद वो सर्वनाश के बाद कभी नहीं ले पाएगी। अब उसने मन बना लिया था, आखिरी कुछ दिन या तो आराम से खरीदारी में बिताएगी या फिर घर पर अपने ऊर्जा से भरे स्पेस में रहेगी। जहाँ तक लोगों को चेतावनी देने की बात थी, उसमें दया की कमी नहीं थी। लेकिन अगर वो किसी को बताने जाती तो कितने लोग उस पर यकीन करते, उल्टा उसे पागल भी कह सकते थे। वो जानती थी कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कौन जानता है कि जो तुम्हारे बगल में बैठा है वो वाकई अच्छा है या बस दिखावा कर रहा है। और अगर वो अच्छा भी है तो क्या यकीन है कि वो कभी बदलेगा नहीं। इस जीवन में अब वो बस खुद पर भरोसा करेगी। चैप्टर 5 सर्वनाश की सुबह। सर्वनाश से एक रात पहले
केनली अपने बिस्तर पर ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। वो हवा में मौजूद बर्फीले तत्वों को खींच रही थी और उन्हें अपने पेट में मौजूद शक्तिकोण में समेट रही थी। करीब आधा महीना लगातार अभ्यास करने के बाद उसकी बर्फ की शक्ति अब दूसरे ग्रेड पर पहुंचने के बिल्कुल करीब थी। साथ ही उसकी दूसरी शक्ति के बारे में भी कुछ नया जानने को मिल रहा था। वो एक अलग तरह की मानसिक शक्ति थी जिसमें एक भ्रम जैसा असर था जो इंसान की शक्ल, उसके हाव भाव और यहाँ तक कि उसकी खुशबू तक को बदल सकता था। जैसे जैसे इस शक्ति का ग्रेड बढ़ता, उसका असर भी लंबा और गहरा हो जाता। 14 जुलाई 2012 की रात थी। आसमान में चांद अचानक खून सा लाल हो गया और जमीन पर 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश के बाद हजारों लोग तेज बुखार में तपने लगे, ऐसा बुखार जो किसी दवा से उतरता ही नहीं था। अस्पतालों में भीड़ उमड़ पड़ी थी। 15 जुलाई की सुबह जिनका बुखार नहीं उतरा, वो सब अजीबोगरीब राक्षसों में बदल गए। उनके शरीर काले हरे पड़ गए, आंखें बाहर को निकल आई और नुकीले दांत व पंजे उगाए। इन राक्षसों के अंदर कोई इंसानी चेतना नहीं बची थी, बस खून की प्यास थी। वो अपने ही घर वालों, डॉक्टरों और नर्सों पर झपटने लगे। उनके जिस्म को चीर डाला, गर्दनें मरोड़ दी और मांस को चबाने लगे। जिन्हें काटा गया वो भी कुछ देर में उन्हीं राक्षसों में बदल गए। पूरी धरती पर जैसे नरक उतर आया था, चारों तरफ चीखें, खून और तबाही थी। 15 जुलाई सुबह 8 बजे केनली धीरे धीरे बिस्तर से उठी, कपड़े पहने और पर्दे हटाकर बाहर देखा। दिन की रोशनी तो थी, पर आसमान अजीब ढंग से काला था और हवा में एक डरावना सन्नाटा भरा हुआ था। अपार्टमेंट के नीचे ज़ॉम्बी घूम रहे थे, जो किसी भी जिंदा इंसान को देखते ही टूट पड़ते थे। एक डरी हुई लड़की सड़क पर सहमी खड़ी थी, तभी ज़ॉम्बियों ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और हाथों को चबाने लगे। कुछ ही देर बाद वही लड़की अपनी टूटी गर्दन के साथ उठ खड़ी हुई और फिर एक और इंसान पर झपटी। अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। क्या ये कोई भूत है? ये किस तरह के जानवर हैं? कोई बचाओ मुझे, इधर मत आना, प्लीज मत आना। मम्मी, बाहर से चीखें, रोना और गालियां सुनाई दे रही थी। केनली की आंखों में एक अजीब चमक आ गई, होठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान उभरी। तो आ ही गया सर्वनाश। नाश्ता करने के बाद केनली ने आइस बॉक्स और बचे हुए खाने को ओरिजिन स्पेस में रख दिया। काले रंग की शर्ट और पैंट पहनी, एक ट्रैवल बैग उठाया और साथ में एक बड़ा चिट्ठियां खोलने वाला चाकू लिया। फिर वह घर से बाहर निकल पड़ी। वो दूसरी मंजिल पर रहती थी। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी, सांसों को नियंत्रित करती हुई अपार्टमेंट के मेन दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ज़ॉम्बी ने अपना सिर अंदर घुसेड़ दिया। उसके मुंह सीधे केनली की गर्दन की तरफ बढ़ा, लेकिन केनली ने बिजली की रफ्तार से एक कदम पीछे हटते हुए चाकू उसकी खोपड़ी में घुसेड़ दिया। काले खून की बौछार उसके ऊपर पड़ गई। उसने बिना एक पल रुके उस ज़ॉम्बी को लात मारकर दूर फेंक दिया और बाहर निकल गई। नीचे की जमीन पर खून और आंतों के ढेर थे। जो शोर अभी अभी हुआ था, उसने पास के बाकी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। आंखें सिकुड़ते हुए केनली चाकू हाथ में लेकर सीधे उनकी तरफ लपकी। शुरुआत के ज़ॉम्बी उतने तेज या ताकतवर नहीं होते जितने बाद में आने वाले बनते हैं, इसलिए अगर कोई होशियार और तेज हो तो सर्वनाश की शुरुआत में बच निकलना मुमकिन था। केनली ने अपनी स्पीड का पूरा इस्तेमाल किया, जो सामने आता उसके सिर पर वार करती। चाहे ज़ॉम्बी हो या शक्ति से जागा इंसान, दोनों की कमजोरी एक ही थी, सिर। जब तक सिर तबाह होता, वो पूरी तरह मर जाते थे। ज्यादा वक्त नहीं लगा और अपार्टमेंट के ज्यादातर ज़ॉम्बी मारे जा चुके थे। कुछ ही दूर में इक्का दुक्का बचे थे। उसने अपने ऊपर लगे ज़ॉम्बी के खून को घिन से देखा और नाक सिकोड़ ली। बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़ी। उसे एहसास था अब सबसे पहले उसे एक गाड़ी ढूंढनी चाहिए। ऐसे खून भरे कपड़ों में चलना मुश्किल होगा। तभी एक औरत, जिसे ज़ॉम्बी ने लगभग काट ही लिया था, केनली को जाता देख चिल्ला उठी, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। केनली ने मुड़कर उसकी तरफ एक बर्फ सी ठंडी नजर डाली और बोली, किस हक से? चपराट 6 वान कांटिंग। वान कांटिंग के पिता इस सिटी के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक थे। उसी वजह से उसे घर में बेहद लाड प्यार मिला था। जो चाहा वो मिला। नतीजा ये हुआ कि उसमें एक घमंडी और जिद्दी स्वभाव पैदा हो गया। कयामत की उस रात वो अपने दोस्तों के साथ एक बार में नशे में धुत थी। देर रात तक पार्टी करने के बाद जब घर जाने का मन नहीं हुआ तो वो एक ऊंची बिल्डिंग के बाहर आकर अपनी कार में ही सो गई। किसे पता था कि जब नींद खुलेगी तब दुनिया ही बदल चुकी होगी। सुबह होते ही उसकी आंखें खुली तो सामने का मंजर देखकर उसका खून जम गया।
कुछ डरावने से राक्षस जैसे ज़ॉम्बी इंसानों को खा रहे थे और वो वही सुन खड़ी थी। अगर एक पल की देरी और होती तो शायद वो भी उनकी शिकार बन चुकी होती। ठीक उसी वक्त एक नौजवान वहां आया और उसे बचा लिया। लेकिन जब वो जाने लगा तो वान कांगटिंग ने डर और घबराहट में उसे आवाज दे दी। हाँ, वही नौजवान किन यी। उसने ज़ॉम्बियों से लड़ते वक्त अपने लंबे बालों को बोझ समझकर काट दिया था। उसका शरीर पहले की कुपोषित हालत के कारण ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, जिससे दूर से देखने पर वह लड़का लगती थी। वान कांगटिंग उस वक्त सदमे में थी और किन यी पूरी तरह से ज़ॉम्बियों को मारने में व्यस्त थी। जब किन यी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, तब जाकर वान कांगटिंग ने उसे ठीक से देखा। क्या खूबसूरत लड़का है, ये सोचते हुए उसके मन में एक अजीब सी चमक आ गई। काले कपड़ों में लिपटा वो नौजवान, जिसकी चमकदार और गोरी त्वचा उसके काले बालों के पीछे से झलक रही थी, उसका चेहरा नाजुक और बेहद आकर्षक था। लेकिन उसकी आंखें ठंडी, बेरहम और तलवार जैसी नजरें, वो किसी योद्धा की तरह लग रहा था, जैसे किसी पुरानी पेंटिंग से बाहर निकला कोई शाही राजकुमार। वान कांगटिंग की आंखों में लालच साफ दिखने लगा। उसे वैसे ही लड़कों में दिलचस्पी थी, खूबसूरत मासूम से चेहरे वाले। उसने पहले भी कई लड़कों के साथ खेल खेला था, लेकिन किन यी जैसा किसी ने उसे इतना नहीं खींचा था। वो उसे पाना चाहती थी, अभी और यहीं। वो जानती थी कि वो खूबसूरत है और इसका फायदा उठाने में जरा भी नहीं हिचकती थी। उसने घमंड से ठुड्डी ऊपर उठाए और रानी जैसे अंदाज में बोली, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उसे पूरा यकीन था कि किन यी भी बाकी लड़कों की तरह उसके आगे झुक जाएगा और वो उसे अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करेगी। उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके इरादे कैसे हैं। लेकिन किन यी की आंखों में पल भर में खून उबाल मारने लगा। उसके पूरे शरीर से एक घना डरावना गुस्सा फूट पड़ा, जैसे मौत उसकी सांसों में हो। वो नजरों में छुपे उस गंदे इरादे को पहचान चुकी थी और ऐसे लोगों से उसे नफरत थी। उसने तो मन ही मन सोच लिया कि इन घिनौनी आंखों को फोड़ ही डाले। वान कांगटिंग उसके इस खतरनाक रूप से दंग रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने वाला इतना खतरनाक निकलेगा। अब उसे लगने लगा था कि उसने किसी नुकीले लोहे पर पैर रख दिया है। जब किन यी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी तो वान कांगटिंग का डर उसके पूरे बदन में फैल गया। जान बचाने के लिए वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब जा चुके थे और किन यी, वो तो जैसे मौत की परछाई बन चुकी थी। डर के मारे कांपती हुई वान चिल्लाई, तुम मुझे मार नहीं सकती। मेरे पापा वान जियांग हैं। तुम जेल जाओगी। किन यी के होठों पर हल्की सी हंसी आई। जेल, वो मन ही मन सोचने लगी, इस दुनिया में अब किसी की जान की कोई कीमत नहीं रही। वो हमला करने ही वाली थी कि तभी दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा चौंकी और तेजी से हमला खत्म करने के लिए तैयार हुई, लेकिन तभी वान कांगटिंग खुशी से चिल्ला उठी। किन यी का मन एकदम सतर्क हो गया। उसका इंट्यूशन हमेशा सही होता था और उसे खतरा महसूस होने लगा। वो तुरंत अपनी ऊर्जा छुपाते हुए वहां से निकल गई। उधर वान कांगटिंग, जो खुद को मरता हुआ मान चुकी थी, अब खुशी में झूम उठी। पीछे पलट कर देखा तो उसके पापा की गाड़ी आ रही थी। वो खुशी से चिल्लाई। वान जियांग ने चैन की सांस ली जब उसने देखा कि उसकी बेटी ठीक ठाक थी। वो 50 साल का था और उसकी दुनिया उसकी बेटी कांगटिंग ही थी। उसे कभी नुकसान में नहीं देख सकता था। डैडी, वान कांगटिंग दौड़कर उसके गले लग गई। फिर उसे याद आया कि किन यी उसे मारने वाली थी, तो उसने गुस्से में इशारा करते हुए कहा, उस लड़के ने मुझे मारने की कोशिश की। वान जियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इशारे की दिशा में देखा पर वहां कोई नहीं था। वान कांगटिंग हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सोचा, इतनी जल्दी किन यी गायब कैसे हो गई? थोड़ा सोचकर वो बोली, डैडी, अंकल झो और बाकी लोगों को बोलिए उस लड़की को ढूंढें। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चैप्टर 7, भविष्य अभी बाकी है। जिद मत करो। वान जियांग ने वान कांगटिंग की बात बिना सोचे समझे ठुकरा दी। अगर ये कोई और वक्त होता तो वो उसकी हर बात मान लेता, लेकिन अब सर्वनाश शुरू हो चुका था और उन्हें फौरन यहाँ से निकलना था। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसका लहजा ज्यादा सख्त हो गया, इसलिए उसने बात थोड़ा नरम कर दी। अच्छी बच्ची टिंग टिंग, अभी इस वक्त ऐसा कुछ करने का सही समय नहीं है। हमें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पहुंचना है। उस लड़के की बात छोड़ो, कुछ दिनों में पापा खुद उसे ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। वान कांगटिंग को पहले तो बुरा लगा जब उसके पापा ने उस पर चिल्लाया, लेकिन जब उसने बात समझाई तो वो कुछ शांत हो गई। अभी यहाँ से निकलना जरूरी है।
और उस गंदे लड़के की तो उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और वहशीपन चमकी। वो तय कर चुकी थी कि जब भी वो लड़का उसे दोबारा मिलेगा, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, न तो वो उसे माफ करेगी और न ही आसानी से मरने देगी। वांग जियांग अपनी बेटी की समझदारी देखकर थोड़ा राहत महसूस कर रहा था और दोनों तेजी से जेड सिटी की ओर निकल पड़े। लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि उनके जाने के तुरंत बाद एक नौजवान पास के बरगद के पेड़ की छांव से बाहर निकला। उसकी खून से भरी आंखों में बस एक ही चीज थी, जानलेवा नफरत। वांग जियांग, किन यी के दिल में आग धधक रही थी। जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों ही बेशर्म और घटिया। किन यी की नफरत की लिस्ट में अगर किन परिवार और डॉक्टर लिन सबसे ऊपर थे, तो वांग जियांग भी पीछे नहीं था। उसकी घिनौनी हरकतें, खासतौर पर कम उम्र की लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने का शौक उसे जानवर से भी बदतर बना देता था। अपने पिछले जीवन में किन यी बहुत कमजोर थी। कुपोषण की वजह से उसकी हाइट सिर्फ 1.6 मीटर थी और शरीर भी दुबला पतला, बिल्कुल किसी मिडिल स्कूल की बच्ची जैसा। जेड सिटी के बेस में वांग जियांग एक ताकतवर आदमी का चमचा था और जैसे ही उसने किन यी को देखा, उसकी बुरी नजर उस पर पड़ गई। एक बार जब वो किसी मिशन से बुरी तरह घायल होकर लौटी, तो वांग जियांग ने मौके का फायदा उठाया। उसने लोगों से उसे बेहोश करवाया और अगली बार जब किन यी को होश आया, तो वो एक बिस्तर से बंधी हुई थी। उसके साथ जो होने वाला था, वो सोचकर ही रूह कांप उठती है। अगर उस वक्त उसकी ताकत अचानक जाग ना जाती, तो शायद आज वो सब कुछ हो चुकी होती। लेकिन उस रात की घिनौनी यादें, वो चेहरा, वो घिनौने हाथ आज भी उसके दिल में जख्म की तरह दर्ज है। वो बदला लेना चाहती थी। उसने ये बात अपनी बहन किन जियाओ को बताई, लेकिन उस बहन ने उल्टा समझाया कि सब्र करो, क्योंकि किन यान उस वक्त ताकत की लड़ाई में उलझा हुआ था और ये मामला उस पर असर डाल सकता था। और किन यी ने अपने गुस्से को पी लिया। लेकिन बदले में क्या मिला? ये अफवाह फैला दी गई कि उसने खुद वांग जियांग को फंसाने की कोशिश की थी। उसके पिता के साथी अफसरों ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा, उसे बदचलन और बेशर्म कहा। किन यी को पूरा यकीन है कि ये सब उसकी खूबसूरत छोटी बहन का ही किया धरा था। उसी ने बदनामी फैलाई। बरगद के पीछे खड़ी उस नौजवान की आंखों में जो आग थी, वो अचानक बुझ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वांग परिवार का ताल्लुक सालों से माफिया से था। वांग जियांग की कार के पीछे जो ट्रक था, उसमें सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हथियार और गोलियां भी थी। उसके साथ कई पेशेवर बॉडीगार्ड्स थे, जिनकी आभा किन यी साफ महसूस कर सकती थी। उसके पास ताकत थी, लेकिन फिलहाल उससे लड़ने के सिर्फ 30% चांस थे और सबको मारकर सुरक्षित निकलने के बस 10%। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और धीरे से वहां से मुड़ गई। भविष्य अभी बाकी है। कभी चहल पहल से भरा रहने वाला वो शॉपिंग सेंटर अब वीरान था। कभी कभी कोई ज़ॉम्बी गन सूंघता हुआ यहाँ वहाँ भटकता, वरना सड़कों पर इंसान नाम की कोई चीज नहीं दिखती थी। किन यी जानती थी कि ज्यादातर लोग अभी अपने घरों में छिपे बैठे हैं, सरकार के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो इंतजार बेकार जाएगा। उसने पिछले जीवन में देखा था, जब सर्वनाश आया था, सबसे पहले सरकार के लोग ही भागे थे। वो पहले खुद को सुरक्षित करते हैं, फिर बाद में अपने मतलब के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, मदद के नाम पर। सर्वनाश की शुरुआती अवधि सबसे आसान होती है, खाना भरपूर होता है और ज़ॉम्बीज़ कमजोर। किन यी ने अपनी खास ताकत से अपनी गंध को छुपाया और चुपचाप दीवार से सटकर चलने लगी। उसे याद था कि पास में ही एक ऑटोमोबाइल शॉप है। जैसे ही वो जगह नजर आई, वो बिना देर किए अंदर चली गई। चैप्टर 8, झूयू। दुकान में बस 2-3 ज़ॉम्बी थे, जिन्हें देखकर किन यी ने अंदाजा लगाया कि ये शायद पहले यहीं के सेल्समैन रहे होंगे। वो धीरे धीरे उनके पास गई और जब उन्होंने उस पर हमला नहीं किया, तो उसने बिना देर किए उनके सिर काट दिए। ये मानसिक शक्ति तो बड़ी काम की चीज है, खासकर जब सामने पूरी की पूरी ज़ॉम्बी की भीड़ हो। किन यी ने मन ही मन सोचा। वहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी थी और किन यी ने उनमें से सिर्फ मजबूत और टिकाऊ गाड़ियों को चुना। उसे पेट्रोल पंप भी जाना था, क्योंकि एक बार डलवाया हुआ पेट्रोल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दुकान से निकलकर किन यी एक के बाद एक कई दुकानों में गई और जितना सामान उठा सकती थी उठाया। कपड़े, हाँ, जूते, जरूर, खाना, बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ज्यादा लालची नहीं थी। हर दुकान से सिर्फ 1/3 सामान ही लिया। बाकी लोगों के लिए भी कुछ तो बचना चाहिए, उसने सोचा। थोड़ी देर बाद वो इस सिटी के सबसे बड़े मॉल के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने मॉल के अंदर कदम रखा, एक तेज कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। राक्षस। झूयू को लग रहा था कि शायद उससे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। पिछली रात
जब वो अपनी दोस्त झाओ छिंग के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तभी अचानक कोई आदमी राक्षस में बदल गया। और वो राक्षस, वो इंसानों को खा रहे थे। उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे जिंदा लोगों के हाथ पांव नोच नोच कर खाए जा रहे थे, और जो भी काटा जाता वो भी राक्षस बन जाता। वो बची कुची भीड़ के साथ मॉल की पहली मंजिल के गेट तक पीछे हट गई और मदद का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर किसी की परछाई दिखी और उसकी हिम्मत टूट गई। वो डर के मारे चीख पड़ी। किन्नी ने भौहें सिकोड़ ली और उस लड़की की तरफ देखा जो लगातार चिल्ला रही थी। वो धीरे से बोली, चुप हो जाओ, इतना जोर से चिल्लाओगी तो ज़ॉम्बी तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। एक छोटे बालों वाली लड़की जो चिल्ला रही लड़की के पास खड़ी थी, उसने फौरन उसका मुंह ढक लिया। शुक्र था कि ज़ॉम्बी अभी भी काफी दूर थे और पास नहीं आए। किन्नी की नजर वहां मौजूद लोगों पर पड़ी। लगभग 30 लोग थे, जिनमें से ज्यादातर मर्द थे, जवान, ताकतवर और सेहतमंद। वो बिना कुछ कहे सीधा एंट्रेंस की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर जंजीर लगी थी, जो देखकर उसने खट से अपनी बड़ी छुरी निकाली और लोहे की चेन को काट दिया। जंजीर कटने पर आवाज बहुत हल्की सी हुई। किन्नी के चेहरे पर संतोष का हल्का भाव उभरा। छुरी तो अच्छी निकली और दाम भी कुछ खास नहीं था। हालांकि दिन था, लेकिन बाहर का मौसम धुंधला और भारी था, जिससे ज़ॉम्बी ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए हल्की आवाज से खतरा नहीं था और किन्नी को ये अच्छी तरह मालूम था। पर बाकी लोगों को झूयू धीरे से गुर्राए, क्या करने की कोशिश कर रही हो? कहीं ज़ॉम्बी आ गए तो? जब से वो यहाँ फंसी थी, दिमाग सुन्न था। किन्नी की डांट से जैसे उसे होश आया हो, लेकिन उसे किन्नी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं झूयू हूँ, मेरे साथ कोई ऐसे बात नहीं करता। ये कौन होती है मुझ पर चिल्लाने वाली? झूयू की बात सुनकर बाकियों ने भी किन्नी को घेरना शुरू कर दिया। हाँ, अगर ज़ॉम्बी आ गए तो सब मर जाएंगे। इतनी छोटी उम्र में भी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? किन्नी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो अब तुम्हें ज़ॉम्बी बुलाने का डर नहीं रहा? मेरी आवाज से डर था, अब खुद ही चिल्ला रहे हो। ये सुनते ही सबकी बोलती बंद हो गई। किन्नी छाया से बाहर निकली। हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा। जैसे ही वो सामने आए, झूयू की आंखों में एक झटका सा आया। पहले तो उसे ताज्जुब हुआ, फिर वो उस चेहरे को देखती रह गई। किन्नी का चेहरा नाजुक और बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ सी ठंडक और उसकी चाल में जो तेजी थी, उसमें एक भी लड़की जैसा कुछ नहीं था। वो सुंदर थी, लेकिन वो डराती भी थी। जब किन्नी अंदर आई थी, तब झूयू किसी और सोच में थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। लेकिन अब जब देखा, तो उसका दिल धड़कने लगा। चैप्टर 9, क्यूचुशुए। झूयू को ऐसा लगा जैसे ये लड़का सफेद घोड़े पर सवार उसका राजकुमार हो, जो उसे बचाने आया है। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा, उसे वो एकदम अच्छा लगने लगा। किन्नी की तरफ सब लोग उंगली उठा रहे थे। ये देखकर वो चुप नहीं रह सकी। हाँ भाई, जो है सो है। तुम्हारी आवाजें भी उन राक्षसों को बुला सकती है, फिर भी तुम लोग दूसरों को ही डांट रहे हो। आराम से बात भी की जा सकती है, जरूरी नहीं कि चिल्लाओ या बुरा बोलो। इतना कहकर उसने थोड़ी शर्माई सी नजर किन्नी पर डाली, उम्मीद में कि शायद वो उस पर ध्यान दे। बाकियों को उसके ये बोल बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्हें साफ दिख गया कि माहौल बिगाड़ने वाली तो झूयू ही थी, लेकिन अब सारा इल्जाम उन पर डाल रही थी। पर कोई कुछ कह न सका, क्योंकि सबको डर था कि कहीं आवाजें सुनकर राक्षस न आ जाएं। सबने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन चुप ही रहे। झूयू के पास खड़ी छोटी बालों वाली लड़की क्यूचुशुए को बाकियों की नाराजगी महसूस हुई। उसने झूयू की आस्तीन खींची और धीरे से बोली, झूयू, अब और मत बोलो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन किन्नी की तेज इंद्रियों ने साफ साफ सुन लिया। किन्नी की आंखों में ठंडक सी चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस जगह किसी पुराने जान पहचान वाले से टकराएगी। झूयू असल में किन जियाओ की क्लास में थी और उसके दूसरे भाई किन हानमो से चुपके से प्यार करती थी। इसी वजह से वह हमेशा किन जियाओ के पीछे पीछे घूमती और उसकी चमचागिरी करती। लेकिन किन्नी को वो कभी पसंद नहीं करती थी। पहले तो किन्नी को लगता था कि शायद झूयू उसे इसलिए नहीं चाहती क्योंकि किन जियाओ उससे ज्यादा घुलती थी। लेकिन जब से उसे फिर से जीने का मौका मिला, तब उसे समझ आ गया कि ये सब शायद किन जियाओ के कहने पर ही होता था। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में झूयू बहुत नामी गिरामी थी। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन क्यूचुशुए पर उसकी पूरी निर्भरता थी, जिसके पास 2 शक्तियां थीं। उसी के दम पर झूयू बहुत बिंदास हो गई थी, सबका अपमान करती और बहुत लोगों की दुश्मन बन गई थी। लेकिन फिर भी क्यूचुशुए हमेशा उसकी हिफाजत करती रही।
पिछली जिंदगी में जब तक किन्ही पकड़ी नहीं गई थी तब तक उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। उसे याद आया झोंग यू और किन जियाओ की आपस में मुलाकात बेस में हुई थी, लेकिन बाद में वो भी किन हानमो की वजह से आपस में लड़ पड़ी थी। किन ही जानती थी झोंग यू किस तरह लोगों को परेशान करने में माहिर थी। अगर ये झोंग यू और किन जियाओ आमने सामने आ जाएं, ओहो मजा आ जाएगा, उसने सोचा। उसने बिना किसी की परवाह किए लोहे की एक जंजीर उठाए और शॉपिंग सेंटर की तरफ बढ़ गई। झोंग यू हैरानी से देखती रह गई। किन्ही बिना डरे अंदर चली गई। उसे तो लगा था कि इतने ताकतवर इंसान के पीछे चलना सही रहेगा, क्योंकि उसने पूरी रात कुछ खाया नहीं था और भूख से बेहाल थी। लेकिन जैसे ही उसे अंदर छुपे राक्षस याद आए, उसने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। फिर क्यू चुशिवे से बोली, तू जा, मैं भूखी मर रही हूँ। उस लड़के के पीछे जाओ और जो बचा कुचा हो उठा लेना। क्यू चुशिवे ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक काली परत सी उभरी, लेकिन फिर भी थकी हारी सी अपने पैरों को घसीटती हुई किन्ही के पीछे चल दी। बाकी लोग भी चलने का सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर के भयानक राक्षसों की कल्पना की, उनके कदम वहीं थम गए। सबकी आंखों में क्यू चुशिवे के लिए एक अजीब सी नफरत चमक उठी, जैसे कुछ गंदा सोच रहे हों। किन्ही को उसका पीछा साफ साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि पिछली जिंदगी में जब झोंग यू उसे तंग करती थी तब क्यू चुशिवे ने कई बार उसकी मदद की थी। किन्ही के लिए यह एहसान चुकाने जैसा था। असल में वो आज तक ये नहीं समझ पाई कि इतनी अच्छी लड़की और ऊपर से 2 शक्तियों वाली आखिर झोंग यू के पीछे क्यों पड़ी थी। क्यू चुशिवे जैसी लोग तो बहुत कीमती माने जाते थे, बड़ी बड़ी टीमें उन्हें अपने साथ लेने को तैयार रहती थी, लेकिन उसने सब ठुकरा कर झोंग यू के पीछे पीछे रहने का रास्ता चुना। हालांकि किन्ही सोच रही थी, पर उसने अपनी चौकसी कम नहीं की थी। तभी इंसानी खुशबू पाकर कुछ ज़ॉम्बी उसकी ओर झपट पड़े। किन्ही ने अपनी बड़ी तलवार निकाली और पूरे जोश से हमला किया। एक के बाद एक उसने पहले झुंड के ज़ॉम्बी मार गिराए। पीछे खड़ी क्यू चुशिवे अपने मुंह पर हाथ रखकर चीखने से खुद को रोक रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी। किन्ही ने देखा और मन ही मन उसकी हिम्मत को सलाम किया। चैप्टर 10 सफाया। उसे इस लड़की के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये ध्यान रहे कि वो कोई परेशानी न खड़ी करे। पहली और दूसरी मंजिल तक ही रहना, ऊपर मत जाना, किन्ही ने क्यू चुशिवे से कहा, बिना पलटे। उसके हाथ में बड़ी सी तलवार थी, जो ज़ॉम्बी के खून से सनी हुई थी। क्यू चुशिवे जानती थी कि किन्ही की पीठ उसकी ओर थी, वो उसे देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसने जोश में सिर हिलाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि ये इंसान बहुत खास है, बहुत ताकतवर, और उससे उलझना बेवकूफी होगी। वैसे भी क्यू को लग रहा था कि किन्ही पहले से ही उस पर बहुत मेहरबान थी। वो खुद तो बस खाना खा रही थी, कोई मदद नहीं कर पा रही थी। पहली मंजिल पर एक छोटा सा सुपरमार्केट था और दूसरी मंजिल पर कपड़ों की दुकानें। क्यू के लिए ये दोनों मंजिलें ही काफी थी। किन्ही बस यही चाहती थी कि वो लड़की आज्ञाकारी निकले। अगर किसी ने उसकी कोई भी राज की बात जान ली तो किन्ही दया नहीं दिखाएगी। सर्वनाश के दौर में जिस चीज पर सबसे कम भरोसा किया जा सकता है वो है इंसानी दिल। दूसरी मंजिल पर ज्यादा फेमस ब्रांड्स नहीं थे, इसलिए वहाँ कम लोग आते थे। इसी वजह से वहाँ ज़ॉम्बी भी कम थे। किन्ही ने उन्हें जल्दी ही निपटा दिया। उसके असली लक्ष्य थे तीसरी मंजिल का बड़ा सुपरमार्केट, चौथी मंजिल के प्रीमियम कपड़े और 5वीं मंजिल के गहने और कीमती पत्थर। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ ज़ॉम्बी ज्यादा हैं। लेकिन वो रुकी नहीं, तेजी से तलवार घुमाई और एक एक करके सबका सफाया कर दिया। ज़ॉम्बी खत्म करने के बाद उसने तुरंत सामान इकट्ठा नहीं किया। पहले खुद को देखा, उसके कपड़े ज़ॉम्बी के खून से भीग चुके थे। उसे घिन आ रही थी। उसने ओरिजिन स्पेस से एक चमकता लाल सेब निकाला, पास के सुपरमार्केट से मिनरल वाटर लिया, थोड़ा सा धोया और फिर सेब में एक भरपूर काट लिया। अगर सर्वनाश के आखिरी समय में कोई उसे ये करते देख लेता, कीमती मिनरल वाटर से हाथ और फल धोते हुए, तो शायद उसे कोसता, जलता। उस समय पानी सबसे कीमती चीज बन चुका था, क्योंकि ज्यादातर पानी जहरीला हो गया था और इंसान बस जल शक्ति वालों के सहारे जिंदा रह पा रहे थे। मगर किन्ही को फर्क नहीं पड़ता था। पिछले जन्म में उसने खुद को बहुत थकाया था, इस बार वो अपने साथ ऐसा नहीं करेगी। वो सेब जो ओरिजिन स्पेस में उगा था, न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन था, बल्कि ताक भी तेजी से लौटाता था। सेब खत्म करने के बाद उसने सुपरमार्केट से सामान इकट्ठा करना शुरू किया। उसने पूरा नहीं, सिर्फ 1/3 सामान उठाया, ताकि किसी को शक न हो।
बाकी लोगों के लिए कुछ छोड़ा भी, वरना सब कुछ ले जाना संदेह पैदा करता। लेकिन असली चीजें तो वेयरहाउस गोडाउन में थी, जिन्हें वो पाना चाहती थी। उसने वेयरहाउस का गेट ढूंढा और खोला। अंदर एक ज़ॉम्बी मौजूद था, जो शायद वहां पहले स्टाफ था। उसने गुस्से में मुंह खोला और सीधे किन्ही को काटने दौड़ा। किन्ही ने अपनी बड़ी तलवार से उसका मुंह रोक लिया, जिससे ज़ॉम्बी ने तलवार को ही काट खाया। उसी वक्त किन्ही ने बाएं हाथ से बर्फ का तीर बनाया और उसकी खोपड़ी में सीधा दाग दिया। ज़ॉम्बी निपटाते ही वो वेयरहाउस में घुस गई। बिजली तो आधी रात के बाद कटती थी, इसलिए अंदर का ज्यादातर सामान अभी ठीक था। बिना देर किए उसने सब कुछ ओरिजिन स्पेस में स्टोर कर लिया। क्योंकि ओरिजिन स्पेस के वेयरहाउस में चीजें खराब नहीं होती, उसे अब उनकी फिक्र नहीं करनी थी। तीसरी मंजिल का काम निपटा कर किन्ही चौथी मंजिल पर गई। वहां सब तरह के महंगे कपड़े थे। ज़ॉम्बी खत्म करने के बाद उसने एक काली शर्ट उठाए और ट्रायल रूम में चली गई। उसने फटाफट कपड़े बदले, कुछ और नए कपड़े और जूते भी चेक किए। उसने यहाँ भी बस एक तिहाई ही लिया। पांचवी मंजिल गहनों की दुकानों से भरी थी। यहाँ ज़ॉम्बी कम थे, ये तो तय था, क्योंकि ज्वेलरी शॉप्स में वैसे भी लोग कम आते थे। किन्ही ने उन्हें जल्दी खत्म कर दिया। वहाँ ढेरों गहने पड़े थे, जो पहले लाखों में बिकते थे, अब कोई देखने वाला नहीं था। इस दौर में ये सब बेकार थे। पूरे फ्लोर के सारे गहने मिलाकर भी अगर किसी को एक पैकेट बिस्किट मिल जाए तो गनीमत है। चैप्टर 11 समझौता। किन्ही ने ये सारी चीजें आखिरकार ओरिजिन स्पेस में ही रख दी। एक तो वो लड़की थी ही, और उसे चमचमाती चीजें पसंद थी। दूसरी बात, सर्वनाश के दौर में ये चीजें बहुत कम दिखती थी, और जो अमीर औरतें होती थी, जिन्हें खाने पीने की टेंशन नहीं होती, उन्हें ये चीजें बहुत भाती। सब कुछ संभालने के बाद किन्ही का मूड अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि अब किन जियाओ से मुलाकात होने वाली है, उसका खून खौल उठा। उसने अपने होंठ चाटे और उसकी आंखों में एक पागल सुकून सा भर आया। मेरी प्यारी छोटी बहन, अब तुझसे मिलने का वक्त आ गया है। किन्ही जल्दी से वापस दूसरी मंजिल पर पहुंची, जहां की चुशुए सीढ़ियों के पास चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। वो वाकई बहुत आज्ञाकारी निकली। तीसरी मंजिल तक नहीं गई, बस एक ट्रैवल बैग लिया और उसमें थोड़ा खाना पानी रख लिया। किन्ही की आंखों में थोड़ी तारीफ झलक गई। इस लड़की में अकल है, जानती है कि ज्यादा सामान ले जाने से चलना मुश्किल हो जाएगा। किन्ही ने ठंडे आवाज में कहा, चलो। कियुचुशिवे ने सिर हिलाया और चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो प्लीज झो यू को इतना बुरा मत समझना, वो असल में बुरी नहीं है। किन्ही बिना कुछ कहे चलते रही। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद अपनी आंखों से देखकर पता चल गया था कि कौन कैसा है। लेकिन इस बात ने उसे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरू में वो कियुचुशिवे को अपनी तरफ लाना चाहती थी, लेकिन अब उसे दोबारा सोचना पड़ेगा। जहाँ तक झो यू की बात थी, उसे तो वो किसी भी हाल में साथ नहीं ले जा सकती थी, इवन अगर इसका मतलब ये हो कि उसे एक दोहरी शक्ति वाली लड़की को भी छोड़ना पड़े। कियुचुशिवे को जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने होंठ भींचे और फिर चुपचाप चलती रही। जब दोनों नीचे पहुंचे, तो देखा कि झो यू समेत कुछ लोग दरवाजे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने किन्ही और कियुचुशिवे को देखा, उनकी आंखों में हैरानी, लालच और थोड़ा डर भी झलकने लगा। झो यू की नजर कियुचुशिवे के बैग पर पड़ी और वो झट से बोली, अश्वे, क्या तुम्हें खाना मिला? कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था, और डर में पूरा वक्त गुजारने के बाद वो पूरी तरह भूख से बेहाल थी। उसकी आंखें खाने पर टिक गईं। अब किन्ही के सामने अपनी इमेज की भी परवाह नहीं थी। कियुचुशिवे ने सिर हिलाया और बैग से एक ब्रेड और पानी की बोतल निकालकर झो यू को पकड़ा दिए। झो यू ने जैसे ही उन्हें हाथ में लिया, भूखे जानवर की तरह खाना शुरू कर दिया। बाकी लोगों की आंखों में भी लालच भरा था, लेकिन कोई भी किन्ही की मौजूदगी में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कियुचुशिवे उसे खाते देख रही थी और खुद भी अपनी लार निगल गई। उसका मन था झो यू को बताने का कि ये ब्रेड उन दोनों के लिए है। हालांकि उसने थोड़ा खाना लिया था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और आगे का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे धीरे धीरे खाने का सोच रही थी। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैग से एक सॉसेज निकाला। किन्ही ने ये सब देखा और मन ही मन सिर हिला लिया। अब जब ये जगह पूरी तरह साफ हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। झो यू, जिसने थोड़ी देर पहले पेट भर लिया था, अब घबरा गई जब उसने देखा कि किन्ही जाने वाली है। सिर्फ आधे दिन में ही उसे समझ आ गया था कि ये लड़का, जो असल में लड़की थी, बहुत ताकतवर है। अगर वो उसके साथ रही, तो कम से कम खाने पीने की चिंता नहीं होगी।
और सच कही तो उसे वो अच्छा भी लगने लगा था। वो चाहती थी कि उसके साथ चलती रहे। सुनो, झोयू ने नर्म आवाज में पुकारा और किन्ही की तरफ आंखें मटका कर बोली, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? मैं बहुत काम आ सकती हूँ। किन्ही के कदम रुक गए, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। किसी को नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखों में एक पागल सी रोशनी नाच रही थी। धीरे से, जैसे किसी प्रेमी का नाम लेते हुए वो बोली, ठीक है किन्ही, ये मेरा नाम है। झोयू तो उसकी इस नरमी से जैसे सम्मोहित हो गई। उसे लगा कि ये तो कोई राजकुमार है जो उसे बचाने के लिए खुदा ने भेजा है। वो भूल गई कि ये वही इंसान है जिसने बगैर पलक झपकाए ज़ॉम्बियों को मारा था। वो डर, वो खून सब भूल गई, बस उस मीठी सी आवाज में डूब गई। चैप्टर 12, पिछला जीवन। किन्ही किसी मोहक जलपरी जैसी थी, जो अपनी खूबसूरती से किसी को भी दीवाना बना सकती थी और फिर एक पल में उसे नर्क की गहराइयों में खींच ले जाती थी। झोयू उस पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी। वही कि चुशिवे का मन कांप रहा था। उसे लग रहा था कि किन्ही में कुछ तो अलग है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या। फिर भी उसके मन में किन्ही के लिए एक भरोसा था, भले ही वो बाहर से ठंडी लगे। उसकी आंखें साफ थी, बिल्कुल उन लालची लोगों की तरह नहीं जो मॉल के अंदर थे। इसलिए वो उस पर यकीन करने को तैयार थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब किन्ही मॉल से निकली तो उसे पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो चुकी थी। आसमान अंधेरा हो गया था और अब इंसानों और ज़ॉम्बी में फर्क करना मुश्किल था। उसे अंदाजा था कि अब वो जल्दी ही अपनी प्यारी छोटी बहन किन जियाओ जियाओ से मिलने वाली है। सड़क पर दोपहर का वक्त था, लेकिन इधर उधर कुछ ज़ॉम्बी अभी भी भटक रहे थे। किन्ही ने अपनी बड़ी छुरी निकाली और एक एक कर सबका सफाया कर दिया। शुक्र था कि झोयू भले ही ज़ॉम्बियों से डर रही थी, लेकिन वो समझदार थी और उसने खुद को शांत रखा, एक आवाज तक नहीं निकाली। मॉल में जो कुछ हुआ उसने उसे थोड़ी उम्मीद दी थी, लेकिन बाहर का मंजर देखकर उसे असलियत का अंदाजा हुआ और यही बात उसके मन में पक्की हो गई, उसे किन्ही के साथ ही रहना है। क्योंकि किन्ही के पास ताकत है और जब तक वो उसके साथ है उसे खाना पहनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर उसे किन्ही के साथ रहना है तो एक ही रास्ता है, उसकी औरत बन जाना और उसे अपने प्यार में फंसाना। तभी उसका भविष्य इस सर्वनाश में कुछ आसान हो सकता है। लेकिन किन्ही को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसका ध्यान तो बस एक ही बात पर था, किन परिवार से मिलना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसे नहीं पता चला कि वो कितनी देर तक चलती रही, लेकिन जब वो पेट्रोल पंप पहुंची तो ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ने लगी थी। पिछले जीवन में जब सर्वनाश शुरू हुआ था तो किन्ही अपने घर में अकेली बैठी थी, अंदर ही अंदर इस चिंता में घुलती हुई कि किन जियाओ जियाओ और उसका परिवार कहीं सुरक्षित हो। इसी डर में उसने अपनी जान को खतरे में डालकर किन परिवार को ढूंढने की ठानी। लेकिन जब वो उनके घर पहुंची तो घर पूरी तरह खाली था। उसे लगा शायद वो लोग उसे ढूंढने निकले हैं और वो जल्दबाजी में वापस लौटी। इस बीच उसे ज़ॉम्बियों से एक जख्म भी लग गया। जब वो दोबारा घर पहुंची और वहां कोई नहीं मिला तो वो फिर निकल पड़ी, बार बार अपने आप को यही समझाते हुए कि उन्हें कुछ ना हुआ हो। फिर एक पेट्रोल पंप पर उसकी उनसे मुलाकात हुई और यहीं से उसके दुखों की असली शुरुआत हुई। कैद में रहने के दौरान उसने न जाने कितनी बार खुद से पूछा, अगर उस दिन वो उनसे नहीं मिलती तो क्या उसकी जिंदगी कुछ और होती, क्या वो इतना टूटती नहीं। जब उसने उन्हें पहली बार देखा था तो वो खुशी से पागल हो गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके ज़ॉम्बी के जख्म को देखा उन्होंने उसे धक्का दे दिया, उसके पास आने तक से मना कर दिया। रात भर में उसे तेज बुखार चढ़ा और अगली सुबह वो उसे वहीं छोड़कर चले गए, बिना एक बार पीछे देखे। जब उसकी नींद खुली तो उसे पता चला कि उसके अंदर पानी की शक्ति जाग चुकी है और अब वो आसानी से ज़ॉम्बियों को पानी के तीर से मार सकती थी। उसने फिर से किन परिवार को ढूंढा और जब उन्होंने उसकी ये शक्ति देखी तो माफी मांगने लगे, पछतावा जताने लगे। उसे लगा कि शायद उसके त्याग ने उन्हें बदल दिया है। उसने सोचा कि अब वो उसे स्वीकार कर चुके हैं, पर वो समझ नहीं पाई कि अब वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां से कोई लौटना नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब वो फिर उसी मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन इस बार एक नया जीवन लेकर। जब किन्ही पेट्रोल पंप में दाखिल हुई तो अंदर हल्का सा उजाला था। कोई एक छोटा सा बल्ब पकड़े खड़ा था जो अंधेरे को थोड़ा बहुत चीर रहा था। एक ही नजर में किन्ही ने सबको पहचान लिया। उसके पिता किन मियान, सौतेली माँ सुनझीलान, बड़ा भाई किन हान्यू, दूसरा भाई किन हानमो और वो किन जियाओ जियाओ। पूरा किन परिवार वहाँ मौजूद था। पेट्रोल पंप बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर कई लोग थे।
किन परिवार के अलावा 3 और परिवार वहां छिपे हुए थे। जैसे ही किन ही अंदर आई, कई निगाहें उसकी तरफ घूम गईं। झू यू की तेज नजरें एकदम किन जियाओ जियाओ पर जा टिकी और वो बिना रुके चिल्ला पड़ी, जियाओ जियाओ, तुम भी यहाँ हो? चपराक 13, मुलाकात 1। झू यू जरूरत से ज्यादा खुश हो गई थी और जोर से चिल्ला पड़ी। कोने में एक औरत अपने बच्चे को लिए खड़ी थी। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ए लड़की, जरा धीरे बोलो ना, क्या पता कहीं वो राक्षस तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाएं। उसने चिढ़कर कहा। बचपन से ही बिगड़ रही झू यू को ये सुनकर जरा भी बुरा नहीं लगा। उल्टा वो अकड़कर कमर पर हाथ रखकर बोली, अगर तुम इतनी डरपोक हो तो मुंह बंद ही रखो। और वैसे भी वो ज़ॉम्बी इतने भयानक भी नहीं है। चाहो तो जिंदगी भर यहीं छुपी रहो। बच्चे को थामे औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके साथ खड़े आदमी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कुछ कहा। औरत ने एक उलझी नजर झू यू पर डाली, फिर चुपचाप सिर झुकाकर चुप हो गई। झू यू को लगा उसने बहस जीत ली है, तो वो विजयी भाव से किन ही की ओर ऐसे देख रही थी जैसे कोई मोर अपने पंख फैला रहा हो। लेकिन किन ही कुछ नहीं बोली, बस अपना चमकता और साफ चेहरा हल्का ऊपर उठाया और शांत आवाज में पूछा, ये तुम्हारी दोस्त है? झू यू समझ गई कि किन ही किन जियाओ जियाओ की बात कर रही है। उसने सिर हिलाया। सिर्फ स्कूल की सीनियर क्लासमेट थी, पर ये कहते ही झू यू को लगा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। काश वो अपनी जुबान काट सकती। वो कैसे भूल गई कि किन जियाओ जियाओ लड़कों को अपनी ओर खींचने में माहिर है। क्या पता किन ही, जिसे वो पसंद करने लगी है, कहीं जियाओ जियाओ की ओर आकर्षित न हो जाए। किन जियाओ जियाओ नाजुक और प्यारी दिखती थी। उसका चेहरा सुंदर था और उसके मासूम और बेबस से स्वभाव की वजह से लड़कों के दिल में उसे बचाने की भावना जाग जाती थी। इसी वजह से स्कूल में कई लड़के उस पर मरते थे। यहाँ तक कि डूहुआन जैसी बेहद खूबसूरत लड़की भी उसके सामने फीकी लगती थी। पहले झू यू और जियाओ जियाओ अच्छी दोस्त थी, पर अब जब दुनिया ही बदल चुकी थी तो सबसे जरूरी चीज थी जिंदा रहना। इसलिए झू यू ने ठान लिया था अब वो सिर्फ किन ही का साथ देगी और किन जियाओ जियाओ से सावधान रहेगी। उसने जल्दी से जोड़ते हुए कहा, बस ऐसे ही क्लासमेट थी, ज्यादा करीबी नहीं थी। फिर उसने पास खड़ी की चुशुए को कोहनी मारी और थोड़ा घबराते हुए बोली, है ना आशुए? की चुशुए चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा। किन्नी के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी सी चमक आ गई। किन्नी किसी मायावी राक्षसी जैसी लग रही थी, मगर इतनी खूबसूरत की नजरें हटाना मुश्किल था। उसकी आवाज हल्की सी रौबीली हो चुकी थी। अच्छा, मुझे तो वो लड़की बड़ी दिलचस्प लगती है। उसकी आंखों में जो रुचि दिख रही थी, उसे देख झू यू के दिल में जलन होने लगी। उसका मन जल भुन गया। हमेशा से ऐसा ही होता आया था। जहाँ भी किन जियाओ जियाओ होती थी, झू यू को कोई देखता तक नहीं था। वो नफरत करती थी इस एहसास से, बहुत ज्यादा नफरत, जबकि वो झू यू साफ तौर पर जियाओ जियाओ से ज्यादा सुंदर थी। फिर भी सबको वही प्यारी लगती थी, लड़के लड़कियां टीचर्स सब। अगर किन हानमो ना होता तो वो इस सफेद लोट्स जैसी लड़की से कभी नहीं जुड़ती, ऊपर से भोली दिखने वाली लेकिन अंदर से चालाक और मक्कार। झू यू बेवकूफ नहीं थी। किन जियाओ जियाओ जैसी लड़कियों की असलियत वो समझती थी। जो अपनी सौतेली बहन को भी धोखा दे, वो किसी की सगी क्या होगी। और उसकी वो बहन सच में बहुत भोली थी। हर बार जियाओ जियाओ से तंग होने के बावजूद वो अब भी सोचती थी कि दीदी उससे प्यार करती है। हद है उस मूर्खता की। झू यू ने दिल की सारी जलन और नफरत दबाए और चेहरे पर मीठी मुस्कान लाकर बोली, अच्छा तो फिर हम वहीं चलें। किन्नी की काली आंखें झू यू की आंखों में सीधे झांकती रहीं। फिर मुस्कुराकर बोली, जरूरत नहीं। झू यू की आंखों में जो जलन और असंतोष था, किन्नी ने साफ देख लिया। असंतुष्ट हो, जलन हो रही है, तो फिर आगे कुछ मत गड़बड़ करना। हे, शिकार को खुद जाल में फंसते देखने का मजा ही अलग होता है। किन्नी आराम से एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गई और बैग से एक टॉर्च निकाल ली। चपराक 14, सामना भाग 2। तेज रोशनी ने कोने को रोशन कर दिया और सबकी नजरें उसी दिशा में चली गईं। एक नजर में ही सबको समझ आ गया कि जो नया लड़का उनके साथ जुड़ा था, वो देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत था। माहौल चारों ओर गंदा और बिखरा हुआ था, लेकिन वो लड़का फिर भी एक अलग ही शालीनता के साथ बैठा था, जैसे किसी पुराने जमाने का रजवाड़ों का वारिस हो, जो वक्त का पर्दा चीरकर इस तबाही की दुनिया में आ पहुंचा हो। किन्नी जमीन पर आराम से बैठ गई और अपने कपड़ों पर लगे ज़ॉम्बी के खून को घिन से देखने लगी। झू यू ने कियू चुशुए को खींचकर किन्नी के पास लाकर बैठा दिया।
जब देखा कि किन्ही ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो धीरे धीरे और पास खिसक गई। पास ही माहौल एकदम शांत था। कभी कभी बाहर से ज़ॉम्बीज़ की दहाड़ें सुनाई दे जाती थी। पेट्रोल पंप का वो कोना इतना छोटा था कि वहाँ की हर छोटी से छोटी आवाज साफ सुनाई दे रही थी और उन्हीं आवाजों में पेट की लगातार गड़गड़ाहट भी शामिल थी। अब किसी को किसी पर इल्जाम देने का हक नहीं था। ज्यादातर लोग भागते भागते इस जगह पहुंचे थे और उनके पास बहुत कम खाना था। जितना भी था उसे बहुत सोच समझकर खर्च करना था, वरना राहत कैंप तक पहुंचने से पहले ही भूख से मर सकते थे। और कुछ लोग तो खाना लेकर आए ही नहीं थे। इसी वक्त झो यू ने अकड़ते हुए कियुचुशिवे को बुलाया। आशय, भूख लगी है, कुछ खाने को ला। असल में झो यू को ज्यादा भूख नहीं थी, लेकिन इतने लोगों के सामने खाने का दिखावा करना उसकी शान बढ़ाने वाली बात थी, खासकर उस घमंडी किन जियाओ जियाओ के सामने। अब तक वो हमेशा उसी के नीचे दबी रही थी और अब जाकर पहली बार उसे मात देने का मौका मिला था। अंदर से वो बहुत खुश थी। कियुचुशिवे ने धीरे से कहा, आयु, हमारे पास बहुत ज्यादा खाना नहीं है, थोड़ा बचाकर रखना ठीक रहेगा। झो यू चिढ़ गई। मैंने कहा ना, दे दो। इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हो? क्योंकि किन्ही पास बैठी थी इसलिए झो यू ने आवाज धीमी रखी। लेकिन जब कियुचुशिवे ने बात नहीं मानी तो उसने खुद ही उसका बैग छीन लिया। बैग में कुछ ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स और कुछ हैम सॉसेज के पैकेट थे। झो यू ने होंठ सिकोड़ लिए। उसका ताल्लुक इस सिटी के एक बड़े और इज्जतदार खानदान से था, जहां उसे हमेशा सबसे अच्छा खाना और सबसे बढ़िया कपड़े मिले थे। लेकिन अब उसे मजबूरी में ऐसे सस्ते खाने से काम चलाना पड़ रहा था। उसने एक हैम सॉसेज उठाया और खुशी खुशी खाने लगी, जिससे आसपास के बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया। कियुचुशिवे ने धीरे से आह भरी। उसे लगा कि उसकी दोस्त कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। किन्ही की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभरी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गैस स्टेशन के एक और कोने में किन परिवार सिमटकर बैठा था। 40 साल के किन मियान अपनी बीवी को सीने से लगाए बैठे थे। उम्र के हिसाब से वो अभी भी काफी स्मार्ट लगते थे, तीखी नजरों वाले, जिन्हें देखकर कोई भी सोच सकता था कि शायद ये आदमी 30 के आसपास का हो। सन झीलान भी बेहद सुंदर थी और उनके नाजुक नैन नक्शे से थे कि कोई भी उन्हें देखकर उनकी हिफाजत करने का मन बना ले। किन हान्यू और किन हानमो दोनों अपनी बहन किन जियाओ जियाओ के साथ बैठे थे और उसे गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। किन हानमो ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से पूछा, जियाओ जियाओ, तू ठीक है ना? ठंड तो नहीं लग रही? जियाओ जियाओ ने हल्के से सिर हिलाया। दूसरे भाई, मैं ठीक हूँ। वैसे तो उस समय मौसम गर्मी का था, लेकिन सर्वनाश की शुरुआत के बाद से मौसम भी अजीब हो चला था। तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया था। फिर से पेट की भूख की आवाज आई और जियाओ जियाओ ने शर्म से सिर झुका लिया। तभी सन झीलान ने कहा, जियाओ जियाओ, भूख लगी है, इधर आ, मम्मी के पास थोड़ा चॉकलेट है, पहले यही खा ले। वो भागते हुए घर से निकले थे और सन झीलान बस कुछ चॉकलेट के टुकड़े ही साथ ला पाई थी। उनकी बेटी बचपन से लाड प्यार में पली थी और कभी तकलीफ नहीं देखी थी। वो खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकती थी। चैप्टर 15, सामना 3। जिस रात सर्वनाश की शुरुआत हुई, किन परिवार बाजार में खरीदारी कर रहा था और हालात अचानक इतने बिगड़ गए कि वे कुछ समझ ही नहीं पाए। जैसे तैसे वो इस सिटी से बाहर निकले, लेकिन जब सुन झिलान आगे चल नहीं पाई तो मजबूरी में उन्हें एक पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा। इस वक्त उनके पास सिर्फ थोड़ी सी चॉकलेट थी, बस यही खाना था जो पूरे परिवार के पास बचा था। बाहर क्या हाल है कोई नहीं जानता था, इसलिए उन्हें हर चीज संभाल कर रखनी थी। सुन झिलान ने अपने बैग से एक चॉकलेट निकाली और बहुत प्यार से किन जियाओ जियाओ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जियाओ जियाओ, ये ले लो बेटा, पहले ये खा लो। जब जियाओ जियाओ पैदा हुई थी तो बहुत दुबली पतली थी। सालों की परवरिश के बाद अब जाकर उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई थी, लेकिन वो बचपन से ही खाने को लेकर बहुत नखरीली रही थी। पहले ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अब की हालत में क्या वो ऐसे हालात में खुद को ढाल पाएगी, ये सोच सोचकर सुन झिलान का दिल घबरा रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। किन जियाओ जियाओ ने चॉकलेट की तरफ देखा और थोड़ी देर के लिए नाक भान सिकोड़ ली, लेकिन जब उसके भूखे पेट ने उसे एहसास कराया कि अब नखरे दिखाने का वक्त नहीं है, तो उसने चॉकलेट ले ही ली। किन मियान को पता था कि उसकी बेटी खाने में बहुत चूजी है। उसने जियाओ जियाओ के सिर पर हाथ फेरा। अब कोई चारा नहीं था, उसे और उसकी बीवी बच्चों को अभी थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी। सुन झिलान ने 2 और चॉकलेट निकाली और किन मियान को देते हुए कहा,
भैया मियान, ये आप हानमो और हान्यू के लिए। किन मियान और सुन झिलान बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। सुन झिलान की आंखों की हल्की सी झलक से भी किन मियान समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। उसने चॉकलेट ली, एक टुकड़ा अपने दोनों बेटों को दे दिया और फिर बचे हुए टुकड़े को खोलकर सुन झिलान के मुंह में डाल दिया। सुन झिलान थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर चुपचाप वो चॉकलेट निगल गई। कभी जो मीठा लगता था वो आज बहुत कड़वा लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं ही तो सबसे ज्यादा बोझ हूँ। किन हानमो और किन हान्यू ने आपस में चॉकलेट बांटी 3 हिस्सों में। एक टुकड़ा जियाओ जियाओ को दिया और एक वापस किन मियान को। किन मियान ने टुकड़ा लिया और अपने बड़े बेटे को देखा, जो अब उसके बराबर लंबा हो गया था। जब इस सिटी से निकल जाएंगे तब कुछ खाने का इंतजाम करेंगे, उसने कहा। किन हान्यू ने सिर हिलाया और फिर आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम करने लगा। चॉकलेट खाने के बाद किन जियाओ जियाओ का पेट थोड़ा ठीक लगा, लेकिन भूख अभी भी बहुत थी। उसी पल खाने की खुशबू उसके पास तक आई। उसका मुंह अपने आप पानी पानी हो गया। उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि पास के कोने में झोंगयू बड़े मजे से एक सॉसेज खा रही थी। असल में उसने पहले भी झोंगयू की आवाज सुनी थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं झोंगयू उसके परिवार के साथ चलने की जिद न कर दे, इसलिए उसने जानबूझकर उसे अनसुना कर दिया। उसे क्या पता था कि झोंगयू के पास इतना सारा खाना होगा। पहले अंधेरा था इसलिए ठीक से देखा नहीं, पर अब उसने साफ देखा। झोंगयू की फॉलोअर क्यूचुशुए एक बड़ा सा बैग उठाए हुए थी। अगर पहले के समय की बात होती तो जियाओ जियाओ से जंक फूड को हाथ भी न लगाती, लेकिन अब तो वो सच में भूख से बेहाल थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने किन हानमो का हाथ पकड़ा। किन हानमो झुककर उसकी तरफ देखने लगा, चेहरे पर चिंता थी। जियाओ जियाओ, क्या हुआ? तबीयत खराब लग रही है। जियाओ जियाओ बचपन से ही कमजोर थी, इसलिए उस पर हर वक्त नजर रखना जरूरी था। जियाओ जियाओ ने सिर हिलाया और फिर उसके कान में धीरे से फुसफुसाई, भाई, वहाँ मेरी एक क्लासमेट है, उसके पास बहुत सारा खाना लग रहा है, चलो उससे कुछ उधार मांगते हैं। किन हानमो की आंखों में एक चमक आई, लेकिन फिर वो थोड़ी बुझ गई। उसने संकोच से कहा, क्या वो हमें देगी? अब तो खाना सबसे बड़ी चीज है, कोई यूं ही थोड़ी देगा। मुझे नहीं पता, जियाओ जियाओ ने कहा, पर मम्मी को भी कुछ खाना चाहिए। आखिर में अगर कुछ ना बना तो उससे कह देंगे कि बाद में 2 गुना लौटाएंगे, या फिर बोल देंगे कि हम उसके परिवार को ढूंढने में मदद करेंगे। एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं। चैप्टर 16 मुठभेड़ 4। किन जियाओ जियाओ की बात सुनकर किन हानमो थोड़ा भावुक हो गया। कहना पड़ेगा, उसकी बातों ने उसका दिल छू लिया था। उसे अच्छे से पता था कि उनके पास अब खाने को कुछ नहीं है और बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं। ऐसे हालात में उनके पापा और बड़े भाई अगर खाना ढूंढने भी जाएं तो बहुत मुश्किल होगी। एक मर्द होने के नाते थोड़ी बहुत तकलीफ उसे झेलनी ही पड़ेगी, लेकिन उसकी माँ और छोटी बहन के लिए हालात अलग थे। उसकी माँ किसी अमीर खानदान से थी, जो बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पली थी। शादी के बाद तो और भी ज्यादा नाजों से रखी गई थी। और उसकी छोटी बहन, वो तो बचपन से ही कमजोर थी। पूरे परिवार ने उसे तिनके की तरह संभाल कर रखा था। अब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ये दोनों नाजुक फूल किन परिवार की जान थे और उन्हें कभी भी किसी तकलीफ में नहीं डाला जा सकता। यही सोचकर किन हानमो ने धीरे से सिर हिलाया, ये जताने के लिए कि वो किन जियाओ जियाओ की बात से सहमत है। किन जियाओ जियाओ ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डाल दी और नाज से बोली, दूसरे भाई, आप सबसे अच्छे हो। किन हानमो को अपनी बहन से बेहद लगाव था। ये बात सुनते ही उसने शर्माते हुए सिर खुजाया और मूर्खों जैसी खुशी से मुस्कुरा उठा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किन जियाओ जियाओ की आंखों में एक चालाक सी चमक थी। इधर झोंगयू चाव से खाना खा रही थी। उसे पता था कि आसपास बैठे लोग बस उस खाने को देख रहे हैं और लार टपका रहे हैं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। तभी उसके सामने एक जोड़ी सफेद चप्पलें आकर रुकी। थोड़ी गंदी जरूर थी, लेकिन झोंगयू ने एक नजर में पहचान लिया कि ये इस साल का नया डिजाइन है, वो भी ऐसा जिसे पैसे देकर भी पाना मुश्किल हो। उसे फौरन समझ आ गया कि ये किन जियाओ जियाओ ही हो सकती है। उन प्यारी सी चप्पलों को देखकर झोंगयू की आंखों में जलन भर गई। उसने जैसे ही सिर उठाया तो चेहरे पर बनावटी मुस्कान ला दी और उस अब और भी प्यारी लगने वाली किन जियाओ जियाओ से बोली, जियाओ जियाओ, सच में तुम ही थी। मैं तो सोच रही थी शायद मुझे भ्रम हुआ है। क्या बात है? किन जियाओ जियाओ ने कोई शक न जताते हुए हमेशा की तरह उसका हाथ पकड़ लिया और अपनापन दिखाते हुए बोली, बड़ी बहन यू, मुझे अभी कुछ सुनाई दिया था, तो मैं और दूसरे भाई देखने आ गए कि कहीं तुम तो नहीं।
और ये सच में तुम ही निकली। वो थोड़ी हैरान दिखी और प्यारी सी शक्ल बनाकर होठों को थोड़ा फुला लिया। उसमें वाकई किसी नाजों में पली लड़की की कशिश थी। झोंगयू ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए धीरे से किन यी की तरफ देखा। उसे आंखें बंद किए देखकर उसने चैन की सांस ली। फिर जैसे ही उसकी नजर किन हानमो पर पड़ी, वो एकदम से खुशी गई। किन परिवार में अच्छे चेहरे की परंपरा थी। दोनों बेटों ने अपने माँ बाप की खूबसूरती को बखूबी अपनाया था। किन यी भी कुछ हद तक अपने पिता पर गई थी, खासकर वो खूबसूरत सी टेढ़ी आंखें जो उसने पूरी तरह अपने पिता किन मियान से ली थी। लेकिन किन जियाओ जियाओ थोड़ी अलग थी। वो सुंदर तो थी, लेकिन बस थोड़ी सुंदर। उसे बड़ी सुंदरता या बेमिसाल खूबसूरती तो नहीं कहा जा सकता था, और यही बात उसे बहुत चुभती थी। जो भी लड़की उससे ज्यादा सुंदर होती, उससे उसे जलन होती थी। अच्छी बात यह थी कि किन जियाओ जियाओ को अपनी कमी का एहसास था, इसलिए उसने उसे अपनी नर्म और मासूम छवि से पूरा कर लिया। उसकी यही सादगी और मासूमियत उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। किन हानमो ने अपने लुक्स आधे अपने पापा से और आधे अपनी मम्मी से पाए थे। हैंडसम चेहरा, मुस्कुराता स्वभाव और वो टेढ़ी जिंदा आंखें जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। झोंगयू ने जब पहली बार उसे देखा था, तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी। हालांकि अब उसका ध्यान पूरी तरह किन्ही पर था, लेकिन किन हानमो को सामने देख वो एक पल को फिर से खो गई। और यही तो किन जियाओ जियाओ चाहती थी। उसने धीरे से हंसते हुए झोंगयू के कान में फुसफुसाया, बड़ी बहन यू, अब तो होश में आ जाओ। इतना सुनते ही झोंगयू की तंद्रा टूटी। वो हल्का सा शर्मिंदा हुई, फिर गला साफ करते हुए बोली, जियाओ जियाओ, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ कहने आई थी क्या? चपरत 17, खाना उधार लेना। किन जियाओ जियाओ को ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि झोंगयू इतनी सीधी बात करेगी, इसलिए वो थोड़ी सन रह गई और कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने बड़ी ही मिठास से कहा, बड़ी बहन यू, बात यह है कि हम बहुत जल्दी में निकल पड़े थे और ज्यादा खाना नहीं ला पाए, तो हम सोच रहे थे कि आपसे थोड़ा खाना उधार ले लें। थोड़ा रुककर किन जियाओ जियाओ ने अपनी आवाज और भी मासूम बना ली, मुझे पता है कि आपके पास भी बहुत ज्यादा खाना नहीं है, लेकिन मेरी माँ बहुत कमजोर है, इसी वजह से हम आपसे थोड़ा मदद मांगना चाहते हैं। झोंगयू एक पल को चौंक गई। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि किन जियाओ जियाओ उससे वाकई खाना मांगने आ जाएगी, लेकिन ये सुनकर उसके अंदर एक तरह का घमंड सा भर गया, जैसे उसका दर्जा और बढ़ गया हो। वो हाँ कहने ही वाली थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास खुद भी बहुत कम खाना है, और उसका मन डोल गया। किन जियाओ जियाओ को ये झिझक साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने अपना चेहरा और मासूम बना लिया। बड़ी बहन यू, प्लीज हमारी मदद कर दो। चिंता मत करो, जब भी हमें खाना मिलेगा हम आपको दोगुना लौटाएंगे। इतना कहकर उसने किन हानमो की तरफ देखा, है ना दूसरे भैया? किन हानमो ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में बोला, आप चिंता न करें, हम किन परिवार वाले अपना वादा निभाते हैं। कभी झोंगयू को किन हानमो पसंद था। जब उसने उसका वो बेहद हैंडसम चेहरा देखा, तो उसका मन एक बार फिर हाँ कहने को हुआ। तभी एक बर्फ सी ठंडी आवाज आई, ये है तुम्हारी क्लासमेट किन जियाओ जियाओ। किन जियाओ जियाओ ने जैसे ही अपना नाम सुना, उसने खुद ब खुद कोने की ओर देखा और एक पल में ही सन रह गई। कोने में बैठा वो नौजवान उठ चुका था और उसकी तीखी आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थी। कैसी अजीब आंखें थी वो, ठंडी जैसे बर्फ, लेकिन भीतर से जलती हुई। एक अजीब सी खींच ले देने वाली आंखें। वो नौजवान दुबला पतला था, उसकी नाजुक सी शक्ल चांदी जैसे रंग की लग रही थी, और काले कपड़ों में वो किसी राजघराने की तरह ठाठ से भरा लग रहा था। उसके बाल थोड़े से चेहरे पर गिर रहे थे, जिससे वो और भी लापरवाह लेकिन दिलकश लग रहा था, जैसे भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया हो। झोंगयू का दिमाग, जो अभी तक किन हानमो के चक्कर में उलझा हुआ था, अब पूरी तरह साफ हो चुका था। नहीं, अब उसे किन यी पसंद था। वो नहीं चाहती थी कि किन यी को कोई गलतफहमी हो। पता नहीं किन यी कब से जागा था और उसने कितना सुना था, लेकिन झोंगयू को अब किन जियाओ जियाओ से चिढ़ होने लगी थी। सब उसी की वजह से हुआ था। अगर वो अपने दूसरे भाई को साथ न लाती, तो झोंगयू को किन हानमो के आगे पिघलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर किन यी ने सब देख लिया हो, तो झोंगयू की नजरों में अब किन जियाओ जियाओ के लिए नाराजगी साफ दिख रही थी। उसे यकीन था कि किन जियाओ जियाओ को पता था कि उसे किन हानमो पसंद है, फिर भी वो उसे साथ लेकर क्यों आई थी? कहीं वो भी किन यी को पसंद तो नहीं करने लगी, कहीं उसे पाने के लिए आए हो। झोंगयू जितना सोचती, उतना ही यकीन बढ़ता गया। वरना पहले जब भी उसने किन जियाओ जियाओ से अपने भाई के बारे में बात की थी, तब तो उसने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई।
फिर अब अचानक क्यों? उसे तो सिर्फ झोंग यू को शर्मिंदा करना था, किन यी के सामने। अब झोंग यू की निगाहों में ठंडक नहीं, एक ठंडा गुस्सा था। उधर किन जियाओ जियाओ भी उस नौजवान को देख रही थी। उसने ऐसा सुंदर लड़का पहले कभी नहीं देखा था। वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसने जितने लोगों को देखा था, उसके पिता, दोनों भाई, सब अच्छे दिखते थे। उसके कई चाहने वाले भी थे, लेकिन उसे कभी कोई पसंद नहीं आया। लेकिन ये लड़का, वो तो जैसे उसके पूरे परिवार से ज्यादा सुंदर था। उसका दिल एक पल को धड़क गया। उसे समझ नहीं आया कि वो कौन है। शायद उसकी स्कूल का नहीं है, लेकिन फिर झोंग यू उसे कैसे जानती है? किन यी की हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई, ठंडी सी, लेकिन दिल में चुभ जाने वाली। उसने किन जियाओ जियाओ को घूरते हुए पूछा, क्या हुआ? सोच में पड़ गई। तुम ही हो न, किन जियाओ जियाओ। चैप्टर 18 फॉलआउट। किन जियाओ जियाओ जैसे ही होश में आई, उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वो बहुत शर्माई सी लग रही थी, बड़ी मासूम और प्यारी। किन यी के दिल में अंदर ही अंदर एक अजीब सी कड़वी हंसी उठ रही थी। उस मासूम से चेहरे को देखकर वो सोच रही थी, अगर इस जियाओ जियाओ को पता चले कि यही लड़का जिससे वो इतनी जलती है, वही बहन है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, तब उसके चेहरे का क्या हाल होगा? किन यी खड़ी हुई और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगी। उसमें एक अजीब सी गरिमा थी, जैसे वो जन्म से ही रोशनी से भरी हुई हो। इतने गंदे माहौल में भी वो शालीन और शानदार लग रही थी। ज़ियो यू के मन में खतरे की घंटी बजने लगी। उसने जल्दी से किन जियाओ जियाओ का हाथ पकड़ा और बोली, जियाओ जियाओ, तुम्हें खाना चाहिए था ना, मैं तुम्हें दे देती हूँ। किन जियाओ जियाओ के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर चेहरा फिर भी शांत और सभ्य बना रही, जैसे किसी बड़े घर की लड़की को शोभा देता है। उसने ज़ियो यू को बड़ी भोली आंखों से देखा और प्यारी आवाज में कहा, बड़ी बहन यू, खाने के लिए बहुत शुक्रिया। हम जरूर किसी दिन बदले में कुछ देंगे। किन जियाओ जियाओ को पता था कि अपनी मासूम और नाजुक छवि का कैसे फायदा उठाना है। वो इतनी कोमल और कमजोर दिखती थी कि कोई भी मर्द उसकी हिफाजत करने के लिए आगे आ जाए। पिछली जिंदगी में भी उसने अपनी इसी मासूम शक्ल से कई ताकतवर लोगों को अपने पीछे लगा लिया था। वो लोग उसके लिए खाना और जरूरी सामान ढूंढ कर लाते थे। क्या किन यी भी पहले उसी मासूमियत पर फिदा नहीं हो गई थी? पर तब और अब में फर्क था। तब किन यी ने उसे बचा कर रखा, वरना किन जियाओ जियाओ कब की किसी ताकतवर आदमी की खिलौना बन चुकी होती। इस बार किन यी देखना चाहती थी, बिना मेरी हिफाजत के क्या अब भी वो वैसे ही बची रहेगी? ज़ियो यू अब और चिढ़ गई थी। उसे किन जियाओ जियाओ का ये बनावटी अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जब उसने देखा कि किन यी लगातार किन जियाओ जियाओ को देख रही है, तो उसके दिल में जलन और तेज हो गई। वो मुस्कुराई और बोली, जियाओ जियाओ, तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? वो किन यी, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? तुम लोगों ने उसे ढूंढा नहीं? किन जियाओ जियाओ का चेहरा सुनते ही जैसे जम गया। मुस्कान के बावजूद उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। ये लड़की क्या करना चाहती है? उसे तो पता है मैं उस नाम से नफरत करती हूँ। किन हानमो के माथे पर भी शिकन आ गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। किन यी का नाम तो जैसे उनके परिवार के लिए एक दाग था, एक ऐसा नाम जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। अब तक ज़ियो यू उसे अच्छी लग रही थी, लेकिन अब उसका रुख बदल गया। किन यी अपने भाई बहनों का वो रवैया देखकर बस चुपचाप खड़ी रही, ठंडी नजरों से सबको घूरती हुई। उसके होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान थी। यही है वो परिवार जिसे मैंने कभी प्यार किया था, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया। इन्हें तो परवाह भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। जब सर्वनाश की शुरुआत हुई थी, पूरा परिवार उसे पीछे छोड़कर चला गया था। किसी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर अब किन यी बदल चुकी थी। उसका दिल अब इन रिश्तों के लिए नहीं धड़कता। वो चुपचाप अपना बैग खोली और बड़े आराम से बर्फ का एक जादुई गोला बनाया। उसकी उंगलियों से ठंड की लहर बहने लगी, बहुत सधी हुई, बहुत शांत। किन जियाओ जियाओ की मुस्कान अब बनावटी लग रही थी। बड़ी बहन यू, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब ज़ियो यू को भी किसी से झूठी दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं थी। वो सीधा ताना मारते हुए बोली, किन जियाओ जियाओ, अब नाटक मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, तुम्हारी सौतेली बहन किन यी। वो जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमती थी। बाहर से तो तुम उसे बहन कहती थी, पर असल में उसे हर दिन नीचा दिखाती थी। उसका इरादा साफ था, वो चाहती थी कि किन यी अपनी बहन का असली चेहरा देखे और उसकी मासूमियत के धोखे में न आए। किन जियाओ जियाओ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए और आवाज कांपने लगी। वो अब भी खुद को मासूम दिखा रही थी। बड़ी बहन यू, आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं?
मैं सच में अपनी बड़ी बहन को बहुत पसंद करती हूँ, बस वो दूर रहती है और रास्ते खराब हैं, इसलिए हम संपर्क नहीं कर पाए। मैं तो आपकी दोस्त बनना चाहती थी, आप मुझ पर शक कैसे कर सकती हैं? उसकी लाल आंखें और कांपती आवाज सुनकर वो सच में एक नाजुक सफेद फूल जैसी लग रही थी, लेकिन अब वो फूल भी किन्ही को काटने लगा था। चैप्टर 19, मैं दे दूंगी। झू गुस्से से कांप रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने तिलमिलाकर कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कैसी हो, किन जियाओ। ऊपर से भले ही मासूम और प्यारी दिखती हो, लेकिन अंदर से तुम दूसरों से भी ज्यादा चालाक और घटिया हो। वो किन्ही, उससे पहले कि वो कुछ और कहती, किन्हानमो ने चिल्लाकर कहा, बस करो, ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे सबसे अच्छी तरह पता है कि जियाओ कैसी है। हम यहाँ बस खाना उधार मांगने आए हैं। अगर मिस झो खाना देने को तैयार नहीं है, तो साफ साफ मना कर दीजिए, ये सब बेबुनियाद बातें कहने की जरूरत नहीं। किन्हानमो पागल होने की कगार पर था। जियाओ उसकी सबसे प्यारी बहन थी, जिसे उसने बचपन से सिर आंखों पर रखा था। उसने कभी भी उसे डांटा तक नहीं था, फिर झोयू की बातें कैसे सहन करता। झोयू किन्हानमो का गुस्सा देखकर सन रह गई। उसने जो कुछ भी कहा था वो सब सच्चाई थी, लेकिन किसी ने यकीन ही नहीं किया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने तड़प कर कहा, तो ठीक है, नहीं दूंगी, कम से कम खाना बर्बाद होने से तो बचेगा। तुम, किन्हानमो का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, नसें उभर आईं। किन परिवार के युवा मालिक ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था। अगर माँ और बहन की परवाह न होती तो वो भले ही भूखा मर जाता, पर कभी काम न करता। उसने जियाओ की भीगी सी आंखों की तरफ देखा और उसका दिल टूट गया। उसकी बहन बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पली थी, उसने कभी कोई तकलीफ नहीं सही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और सख्त लहजे में कहा, चलो जियाओ। जियाओ ने चुपके से एक नजर किन्ही पर डाली, लेकिन वहाँ कोई भाव नहीं था। वो झुंझलाकर पैर पटकने ही वाली थी कि किन्ही की आवाज आई, रुको, मैं दे सकती हूँ। किन्ही ने अपने बैग से एक ब्रेड का पैकेट निकाला, जिसमें करीब 10 स्लाइस थे। सर्वनाश की दुनिया में ब्रेड की कीमत हजारों सोने के सिक्कों से भी ज्यादा हो गई थी। किन्हानमो का अभिमान उसे इस मदद को ठुकराने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन जब उसने अपनी बहन और माँ को याद किया तो उसने मजबूरी में वो ब्रेड ले ली। उसने ब्रेड को कसकर पकड़ लिया और किन्ही की तरफ गंभीरता से देखा। शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। जियाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो बड़ी मासूमियत से मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया, हम जरूर इसका बदला चुकाएंगे। किन्ही अब और ज्यादा यह नाटक करना नहीं चाहती थी। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, जरूरत नहीं, इसे तोहफा समझ लो। उम्मीद है तुम्हें मेरा ये तोहफा पसंद आए। जियाओ ने सिर झुकाकर मुस्कुराहट छुपाई और किन्हानमो के साथ चली गई। जाते हुए उसने झोयू के चिड़े चेहरे की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुराई। झोयू ने उसका ये घमंडी भाव देखा और गुस्से से दांत पीसने लगी। उसने किन्ही की तरफ देखा जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। किन्ही, यकीन मानो, किन जियाओ वैसी नहीं है जैसी दिखती है। तुम नहीं जानती वो अपनी बड़ी बहन के साथ क्या क्या करती थी। किन्ही ने ठंडी हंसी में सिर झटका और कोई जवाब नहीं दिया। जब झोयू ने देखा कि किन्ही बात नहीं करना चाहती तो वो चुप हो गई। वो जानती थी कि अगर उसने ज्यादा बोला तो शायद किन्ही उसे भी पसंद करना बंद कर दे। किन्ही दीवार से टिककर आंखें बंद कर लेती है। ये ब्रेड जियाओ की तबीयत के लिए थी और पूरी तरह से इसके लायक थी, क्योंकि किन्ही ने उस ब्रेड पैकेट में पहले ही कुछ किया था। पिछले जीवन में किन्ही को पता चला था कि उसकी बर्फ की शक्ति जागे हुए लोगों, ज़ॉम्बी कोर और उनके शरीरों को नष्ट कर सकती है। अब भले ही उसकी शक्ति पहले जैसी मजबूत न हो, लेकिन अभी भी इतनी तो है कि वो किन जियाओ के शरीर को नुकसान पहुंचा सके ताकि इस बार वो कोई शक्ति प्राप्त न कर सके। पिछले जन्म में किन परिवार के सभी लोगों को शक्तियां मिल गई थी, सिर्फ किन जियाओ को छोड़कर। उस वक्त जियाओ जल भून जाती थी, जलन और ईर्ष्या से भरी रहती थी। उसी ईर्ष्या में उसने किन्ही को मना लिया था कि वो एक यूनिक ज़ॉम्बी को मारे और उसकी कोर को उसे दे दे ताकि वो भी शक्ति हासिल कर सके। इस बार वैसा नहीं होगा। चैप्टर 20, बुखार। क्रिस्टल कोर से आम इंसान भी जागृत अवेकेंड बन सकते थे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी और उससे पहले इंसान का एकदम तंदुरुस्त होना जरूरी था, वरना वो उस दर्द को झेल नहीं पाता जो इस बदलाव के साथ आता है। किन जियाओ की तबीयत तो हमेशा से ही कमजोर थी।
किन यी को उसकी कई नाकाम कोशिशें याद थी। उसने बहुत जगह ढूंढने के बाद एक अफवाह सुनी थी कि ऐसे लोग बस एक ही तरह की शक्ति पा सकते हैं, हीलिंग एबिलिटी। महामारी के इस दौर में हीलिंग एबिलिटी यानी इलाज करने की शक्ति बेहद दुर्लभ थी। हजारों में से अगर किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। किन यी ने काफी रिस्क लेकर एक हीलिंग टाइप ज़ॉम्बी का क्रिस्टल कोर भी ढूंढ निकाला। जान जोखिम में डालकर वो कोर लाई, जिससे किन जियाओ जियाओ जाग उठी। अब उसके पास हीलिंग की शक्ति थी। लोग उसे देवी समझने लगे। वो मशहूर हो गई, सबकी चहेती। पर किन यी को कोई जलन नहीं हुई। वो सच में उसके लिए खुश थी। लेकिन किन जियाओ जियाओ फिर भी संतुष्ट नहीं थी। उसे किन यी की आइस और लाइटनिंग पावर्स भी चाहिए थी। इस लालच में वो डॉक्टर लिन के साथ मिलकर किन यी को पकड़वाने की साजिश रचने लगी। लोग नहीं जानते कि किन यी ने कितनी तकलीफें सही थी। उसका दर्द, जैसे किंग राजवंश की 10 बड़ी सजाएं, वैसा महसूस होता था। अब उसने ठान लिया था वो किन जियाओ जियाओ को हमेशा के लिए तोड़ देगी। उसका शरीर इतना कमजोर बना देगी कि उसमें कोई शक्ति पैदा ही न हो सके, यहाँ तक कि हीलिंग भी नहीं। वो चाहती थी कि जियाओ जियाओ भी महसूस करे नफरत और नजरअंदाज किए जाने का दर्द। छोटे से पेट्रोल पंप के अंदर कोई नहीं जानता था कि वो सीधी सादी दिखने वाली लड़की अब बदले की राह पर निकल चुकी है। किन यी चाहती तो तुरंत किन परिवार को खत्म कर देती, लेकिन उनके पीछे ऐसे लोग थे जिनसे अभी वो नहीं भिड़ सकती थी। किन परिवार सिर्फ पैसे वाले नहीं थे, उनका रसूख इतना था कि शायद देश की सत्ता के कुछ बड़े खंभों तक पहुंचता हो। किन यी को याद था कि महामारी के 1 साल बाद उनका उन ताकतवर लोगों से झगड़ा हुआ था और फिर उन्हें किन यी, एक नाजायज बेटी, पर निर्भर होना पड़ा था ताकि जेड बेस में अपनी ताकत फिर से बना सके। पर फिलहाल किन यी अभी उतनी ताकतवर नहीं थी, इसलिए बेवकूफी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। वो आगे की प्लानिंग कर ही रही थी कि तभी झो यू की चीख सुनाई दी। आश्रय, तुझे क्या हो गया? किन यी ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़कर आंखें खोली और ठंडी आवाज में पूछा। क्या हुआ? झो यू, जो घबरा चुकी थी, किन यी को उठता देख थोड़ा शांत हुई और बोली, आश्रय को बुखार हो गया है, बहुत तेज बुखार। किन जियाओ जियाओ की वजह से जो गुस्सा झो यू के दिल में भरा था, वो अब कियू चुशुए पर निकालना चाहती थी। लेकिन जब वो उसके पास गई तो देखा कि उसका चेहरा एकदम लाल है। तब वो घबरा गई और चिल्ला उठी। हालांकि सच कहें तो झो यू को कियू चुशुए की तबीयत की कोई खास चिंता नहीं थी। उसे बस डर था कि अगर वो बीमार पड़ गई तो न खाना मिलेगा, न कोई उसकी बात सुनेगा। किन यी को समझ आ गया ये बुखार कोई मामूली बुखार नहीं है। कियू चुशुए अब जागने वाली है, मतलब उसमें भी शक्ति आने वाली है। किन यी को तो पता था, लेकिन बाकियों को नहीं। झो यू की तेज चीख की वजह से पेट्रोल पंप के अंदर मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए। वहीं कोने में खड़ी एक औरत जो एक बच्चे को गोद में लिए थी, डर के मारे चिल्लाई, उसे बाहर निकालो, जिसे बुखार होता है वो संक्रमित होता है, फिर वो जागकर इन आदमखोर राक्षसों में बदल जाएगा। जो झो यू अब तक बहस कर रही थी, वो भी ये सुनकर डर गई और तुरंत पीछे हट गई। अब वो भी कियू चुशुए से दूर रहना चाहती थी, जितना ज्यादा हो सके।